हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जी हाँ प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और प्रसन्नतापूर्वक अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी क्लास 10th कोर्स ए सैंपल पेपर सॉल्यूशन नंबर 5। जी हाँ बच्चों, इससे पहले हम 4 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर चुके हैं और आज मैं लेकर आई हूँ 5वां, जो कि ध्यान से आप देखेंगे। आशा करती हूँ आप बड़े अच्छे से देखने वाले हैं वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम क्या क्या देखने वाले हैं एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि जब हम बातों को आराम से ध्यानपूर्वक सुनते रहते हैं और बार बार सुनते हैं तो वो हमारी LTM में स्टोर हो जाती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी। यस, उसमें स्टोर हो जाती हैं और फिर परीक्षाओं के समय हमें बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं होती, घबराहट नहीं होती, हिचकिचाहट नहीं होती। ठीक है, आज हम इस सैंपल पेपर सॉल्यूशन के दौरान करने वाले हैं कि प्रश्न पत्र किस तरह से आने वाला है आपको, कि 18 तारीख को हिंदी की परीक्षा है ना। तो जो सैंपल पेपर अभी हम देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर उसी पैटर्न का आने वाला है, बिल्कुल उसी पैटर्न का आने वाला है, क्योंकि ये भी CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर्स ही हैं। अब जब CBSE के द्वारा ये रिलीज किए गए हैं, इट मीन्स कि ऐसा ही सैंपल पेपर जो है वैसा मेन पेपर भी आने वाला है। तो इस पेपर के दौरान हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पेपर कैसा होगा, कितने अंक का होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, खंड कितने होंगे, सब कुछ आज इस वीडियो के दौरान बड़े आराम से देखने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अपने मस्तिष्क को एकदम खुला रखकर मतलब 100% कंसंट्रेशन के साथ रखकर यहां पर वीडियो देखिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। एक एक शब्द मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक भी शब्द यदि स्किप हो जाता है ध्यान से या मस्तिष्क से तो आगे का कुछ समझ में नहीं आता है, फिर हमें बड़ी चिंता सी होने लगती है। तो उस चिंता को करना है टाटा बाय बाय और अपने आप को रखना है तैयार, क्योंकि परीक्षा में हमें अंक लाना है बहुत अच्छे। हम यहां पर देखने वाले हैं कि प्रश्न पत्र होगा हमारा 40 नंबर का, ठीक है, जिसके अंतर्गत रहेंगे हमारे 2 खंड। कौन कौन से खंड रहेंगे? खंड का और खंड खा। खंड का में हम देखने वाले हैं बेटा कोर्स ए की पाठ्य पुस्तक आपको पता ही है, क्षितिज और कृतिका। ठीक है, इससे जो भी प्रश्न आने वाले हैं वो खंड का में रहेंगे। खंड का भी हमारा 20 नंबर का रहेगा। उसके बाद है खंड खा, जो कि रचनात्मक लेखन रहेगा, ये भी 20 नंबर का रहेगा। इसमें रचनात्मक बिंदुओं को शामिल किया गया है, जैसे अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संदेश लेखन और विज्ञापन लेखन। ये बहुत अच्छे से अंक विभाजन किया गया है। कितने अंक किस पर होंगे, क्या निर्धारण होगा, वो सब कुछ आज यहां हम देखने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा ताकि परीक्षा में आप बहुत अच्छा करके आए। आइए देखते हैं सबसे पहले कि पेपर कैसा दिखने वाला है। जी हाँ, देखिए यहां पर लिखा है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, इसका मतलब होता है सैंपल पेपर। वहां लिखा रहेगा टर्म 2 परीक्षा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। द्वितीय सत्र टर्म 2, विषय हिंदी A, कोड क्या है आपका, याद रखिएगा 002। यस, जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो इस कोड पर बड़ी अच्छे से आपको दृष्टि डालना है, नजर डालना है, ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि यही निर्धारण करेगा कि ये पेपर सैंपल पेपर जो है वो कोर्स ए का है या कोर्स बी का है। तो आपका कोर्स ए है, मींस आपका कोड है 002। ठीक है, अब चलते हैं हम कि निर्धारित समय कितना दिया गया है। निर्धारित समय दिया है 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे। अब मैंने 2 घंटे के साथ सिर्फ क्यों जोड़ा, क्योंकि बेटा लिखना है हमें बहुत अधिक, भाषा है तो अच्छे अच्छे विचारों को शामिल करते हुए हमें बहुत अधिक लिखना है। आपको स्टार्टिंग से अपनी स्पीड बड़े आराम से तेज तेज रखनी है। ये नहीं सोचना है कि अभी तो हम शुरू कर रहे हैं, लिख लेते हैं आराम से, और जब पता चले कि OMG ये क्या हुआ, हमारा खंड का ही कंप्लीट नहीं हुआ और 1.5 घंटे हो गए, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, तो अपनी स्पीड को स्टार्टिंग से तेज रखिएगा ताकि हम समय होने से 10-15 मिनट पहले ही अपना पेपर कंप्लीट कर चुके। क्यों कर चुके हैं? ताकि हम उसकी क्रॉस चेकिंग अच्छे से कर सकें, ध्यान से कर सकें, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है, यदि हमसे कुछ छूट गया है, भूल हो गई है तो हम उसको सुधार सकें। ठीक है, 2 घंटे का समय। पूर्णांक है 40। जैसा मैं बता दूं कि खंड का
पाठ्य पुस्तक है हमारी क्षितिज और कृतिका से 20 नंबर का आएगा। खंड ख में रचनात्मक लेखन है, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, संदेश लेखन और विज्ञापन लेखन, ये सब रहेंगे, 40 नंबर हो जाएंगे टोटल। ठीक है, अब चलते हैं हम सामान्य निर्देश। कहने को तो ये निर्देश सामान्य है, परंतु ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यदि आपने इनका पालन करते हुए परीक्षा दी तो आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे अंक लेकर आने वाले हैं, है ना। और मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं ही आपके साथ। तो यहां पर देखिए, सामान्य निर्देशों का पालन करते हुए ही हमें पेपर सॉल्व करना है। अब अक्सर क्या होता है परीक्षा के समय, अरे पढ़ लिया, कौन पढ़े, और चले हम पहले प्रश्न पर। इसलिए आपको ये ध्यान से सुनना है, ध्यान देना है पेपर पर कि क्या कहते हैं निर्देश। यदि हम निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो हम गलत ट्रैक पर जा सकते हैं। लिखा रहता ना, दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए जब हम जाते हैं, यदि हम नहीं चलेंगे, कहीं भी मुड़ जाएंगे तो कुछ हो सकता है। इसलिए सामान्य निर्देशों का हमें बहुत सावधानी से पालन करना होगा ताकि हम सही ट्रैक पर जाएं और हमारे अंक बहुत अच्छे आए। पहला है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड का और खंड खा। ठीक है। दूसरा है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम अनुसार दीजिए। मैं फिर इस पॉइंट पर जोर देने वाली हूं क्योंकि ये जो लिखा है ना कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, वो तो सही है क्योंकि आपको विकल्प भी दिए जाएंगे, वो हम आगे सॉल्व करने वाले हैं इसी वीडियो में। लिखा है बेटा, यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम अनुसार दीजिए। बिल्कुल, ये इसलिए लिखा होता है क्योंकि यदि हम सीरियल वाइज प्रश्नों के उत्तर देते हैं, एक तो आपके जो उत्तर नहीं कि हमें अभी नहीं आ रहा है, हम बाद में कर लेंगे और बाद में समय नहीं रहता है। कहते हैं ना कि जो काम रह जाता है वो किसी से नहीं होता है। तो क्रम वाइज हम जब करेंगे तो हमारे मस्तिष्क में ये रहेगा कि हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है। और इस आधार पर जो चेकर्स होते हैं, आपकी कॉपी जो चेक करेंगे, उनको भी बड़ी आसानी रहती है। आसानी इन द सेंस कि वो भी पॉजिटिव माइंड के साथ अपना काम करते हैं और बड़े अच्छे से अंक प्रदान करते हैं। ठीक है। उन्हें कहीं नहीं लगता कि पहले के खा का ये, दूसरे के खा, खंड खा का गा, ऐसा मत करिएगा। ठीक है। तो आप क्रम अनुसार ही उत्तरों को लिखिएगा ताकि आपको भी सही हो और चेकर के हाथ में आपकी कॉपी जाए तो वो भी पॉजिटिव माइंड के साथ आपकी कॉपी चेक करे और भर भर के आपको अंक प्रदान करे। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जैसा कि हम सभी टीचर्स आपसे हमेशा कहते रहते हैं कि अपनी कॉपी को साफ सुथरी रखिए, काटा पीटी मत कीजिए। यदि काटना ही है कुछ शब्द को, जैसे मान लीजिए यहां लिखा है विषय, ओके, यदि आपको विषय को कट करना ही है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। नो, ये सब मत कीजिए। इससे अच्छा है कि हम सिर्फ एक लाइन खींच दें बस। अधिक काटा पीटा करने से तो वो पूरी कॉपी अजीब सी दिखती है। बाय मिस्टेक यदि आपसे कोई शब्द गलत लिखा गया है तो उसको आप आराम से कर दीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे कि खंड का में कुल 3 प्रश्न है और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उप प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। खंड का में कुल 3 प्रश्न हैं। अब कहेंगे वाओ, कुल 3 प्रश्न। इनके अंतर्गत और भी प्रश्न दिए गए हैं, अर्थात इनके सब क्वेश्चंस हैं, उप क्वेश्चंस हैं, उप प्रश्न है। तो इनका निर्देशों के अनुसार हमें पालन करना है क्योंकि वहां विकल्प भी दिए जाएंगे। क्लियर है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। खंड ख में कुल 4 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए चारों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड ख में आपके कितने प्रश्न है बेटा? 4। खंड क में कितने हैं? 3। टोटल प्रश्न कितने हैं? 7। ठीक है। तो यहां पर आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें मुख्य प्रश्नों की संख्या 7 रहेगी। उनके अंदर जो उप प्रश्न रहेंगे उनमें निर्देश दिए जाएंगे, तो उन निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है ताकि ऐसा ना हो कि करना है एक और हम कराए दोनों, थोड़ा थोड़ा हम दोनों कराए। नहीं, ध्यान से पढ़िएगा, पेपर को बहुत ध्यान से रीड कीजिएगा। जितने अच्छे से हम पेपर को पढ़ते हैं उतने अच्छे से हम लिख भी पाते हैं। LSRW तो सुना ही होगा आपने। भाषा के 4 उद्देश्य LSRW। L फॉर लिसनिंग,
श्रवण कौशल, S फॉर स्पीकिंग वाचन कौशल, LSR, R फॉर रीडिंग एंड देन राइटिंग। जब हम रीडिंग अच्छे से करेंगे तो राइटिंग हम अच्छे से कर ही लेंगे, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिएगा, सामान्य निर्देशों का पालन कीजिएगा, बड़े अच्छे से प्रश्नों को पढ़िएगा और हमारी शुभकामनाएं तो आपके साथ है ही, बहुत अच्छा पेपर आपका जाने वाला है। चलते हैं, अब हम चलते हैं खंड का पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक। पहले प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं और खंड का में कुल कितने प्रश्न हैं? 3। हम पहले प्रश्न के का पर पहुंच गए हैं। क्या कहता है का प्रश्न? आइए देखते हैं बेटा। नवाब साहब ने अपनी नवाबी शान का परिचय किस प्रकार दिया? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। बताइए, लखनवी अंदाज पढ़ा था ना हमने, किसने लिखा था? यशपाल जी ने। वेरी गुड। तो ये पाठ नवाब साहब ने अपनी नवाबी की शान का परिचय कैसे दिया था? क्या किया था उन्होंने? जब लेखक ट्रेन के सेकंड क्लास के डब्बे में चढ़े, जहां पर नवाब साहब बड़े पालथी मारकर बैठे हुए थे, तो वो कुछ खीरे वीरे काटने की प्रक्रिया आपको पता ही है कि किस तरह से उन्होंने खीरों को काटा, जेब से चाकू निकाला, खीरों के सिरे काटे और आराम से उनकी फांकें की। फांक मीन्स पीस। फिर जीरा मिला, नमक बुरका, मिर्च बुरकी और रसास्वादन से उनके मुंह में पानी आ गया। लेखक को भी ऑफर किया कि किबला शौक फरमाए, परंतु लेखक ने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि जैसे ही लेखक ट्रेन के डब्बे में चढ़े थे, नवाब साहब ने उनसे बातचीत करने के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई थी, उल्टा खिड़की से बाहर देखने लगे थे। तो ये जो स्वभाव है वो अच्छा नहीं लगा था। अब क्या हुआ कि आराम से बुरका और अच्छे से खाने वाले थे और नाक तक ले गए सूंघ कर और एक एक फांक को ट्रेन के डब्बे की खिड़की से बाहर फेंकते गए। अब ये कौन सी नवाबी शान थी भाई? यही तो लेखक हमें बताने वाले थे कि बिना खीरा के पीसेस खाए हुए, बिना खीरे की फांकों को खाए हुए, फिर लेते हैं आराम से डकार जैसे पेट भर गया हो और फिर अपनी शान झाड़ने लगते हैं। तो वो अब इस प्रश्न का उत्तर हम किस तरह से लिखेंगे, वो भी 25 से 30 शब्दों में। अब यहां पर मैं एक और बात कहने वाली हूं आपसे कि 25 से 30 शब्द कैसे होंगे, एक लाइन में आपके कितने शब्द आ सकते हैं, ये आपकी परीक्षा की कॉपी मान लीजिए, ठीक है। यहां से आपको मार्जिन दिया ही रहता है। अब ये परीक्षा की कॉपी है और यहां से आपकी लाइंस स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, आप देखिए बेटा, जो भी शब्द संख्या होती है उनमें क्या क्या नहीं गिना जाता? से, ने, के, था, है, ये काउंट नहीं करते हैं। जैसे यदि हम कहें यहां पर कि नवाब साहब ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यूं तो इस लाइन में 11 शब्द हैं, लेकिन गिना किसको जाता है? इनको नहीं गिना जाता है, ठीक है, इनको नहीं गिना जाता है। जो कारक रहते हैं या सहायक क्रियाएं रहती हैं उनको शब्द संख्या में काउंट नहीं किया जाता। अर्थात फिर कितने शब्द बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपकी भी लिखावट इसी तरह की होगी, ना अधिक छोटा लिखना है ना बहुत बड़ा लिखना है। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि बहुत से बच्चे सप्लीमेंट्री लेने के बड़े इच्छुक होते हैं। क्यों होते हैं? आई डोंट नो। इतना समय नहीं है आपके पास कि आप खड़े होकर बार बार सप्लीमेंट्री मांगते रहें। क्या करना है, क्या करते हैं कुछ कुछ बच्चे, हमने देखा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ तो मार्जिन दिया ही रहता है, साथ साथ यहाँ भी मार्जिन खींच लेते हैं और यहाँ से लिखकर जल्दी जल्दी भरकर मैम सप्लीमेंट्री, नॉट नीडेड बेटा। जितनी आवश्यकता हो उतनी शीट लीजिएगा अवश्य। यदि आप बहुत अच्छे से लिखते हैं और आपकी कॉपी भरने वाली हो तो एक पेज शेष रहे उससे पहले ही आप हाथ ऊंचा कर दीजिएगा और सप्लीमेंट्री कॉपीज ले लीजिएगा। लेकिन अनावश्यक तरीके से इधर भी मार्जिन खींचकर, यहां भी मार्जिन खींचकर, पेजों को मोड़कर और कुछ भी लिखे जा रहे हैं थोड़ा बहुत और फिर सप्लीमेंट्री, ये नहीं करना है। आप तो बड़े अच्छे समझदार बच्चे हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपने आप को वहां पर प्रस्तुत करना है। अब देखते हैं कि 25 से 30 शब्द, यदि हमारी कॉपी में हम 8 शब्द लिखते हैं एक लाइन में, तो 4 लाइन बहुत होंगी, 4 लाइंस बहुत होंगी 1-2 नंबर के उत्तर को लिखने के लिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो कितने नंबर के हैं? 2-2 नंबर के, ठीक है। अब चलते हैं कि ये प्रश्न कैसे, इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जा सकता है। देखिए ध्यान से। नवाब साहब ने अपनी नवाबी शान का परिचय देने के लिए खीरे खाने की बजाय उनकी फांकों को सूंघ कर एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब ये कौन सा नवाबी दिखाने का तरीका था?
नहीं पता। फिर इस क्रियाकलाप में थकान का अनुभव करते हुए लेट गए, मतलब थक गए हों ऐसे लेट गए। इतना ही नहीं, उन्होंने लेखक को दिखाने के लिए पेट भर जाने का प्रमाण देते हुए डकार भी ली, जैसे कि पेट भर गया बस मैं इसलिए नहीं खा रहा हूं। तो ये सब झूठी शान दिखाने के तरीके थे जो कि नवाब साहब अपने आप को बड़ा रईस दिखाने के लिए लेखक के सामने इस तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। क्लियर? चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के अनुसार देवदार की छाया और फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व में क्या समानता थी? लेखक ने फादर कामिल बुल्के को देवदार की शीतल ठंडी छाया के समान कहा था। हमने पढ़ा था पाठ कि फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व कितना प्रभावी था कि जो भी उनके संपर्क में आता था सब उनके अनुयायी होते थे, सब उनकी श्रद्धा करते थे, सब उनका आदर सम्मान करते थे। ऐसा क्या था फादर कामिल बुल्के में जो उनको औरों से अलग बनाता था, जो उनको औरों से विशेष बनाता था? देखिए, फादर कामिल बुल्के कहाँ के थे? जापान, बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में उनका जन्म हुआ था। अच्छे भरे पूरे परिवार के थे, एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, परंतु इंजीनियरिंग के जो अंतिम वर्ष है उसमें उनके मन में आया कि मुझे संन्यास लेना है। वहां क्या होता था? और फादर कामिल बुल्के नाम से स्पष्ट है कि किस धर्म के थे? क्रिश्चियन धर्म के थे। बहुत सही, ईसाई धर्म के थे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ कि उन्होंने जो शर्त ली जाती थी या शर्त रखी जाती थी उसमें ये माना जाता था कि जो भी व्यक्ति शर्त संन्यास लेता है उसकी एक शर्त मानी जाती है। किसी को क्या पता कि फादर कामिल बुल्के क्या शर्त रखने वाले हैं? तो फादर कामिल बुल्के ने शर्त रख दी कि मुझे भारत जाना है। सब चौंक गए कि भारत जाना है, और भारत जाकर सिर्फ लौटकर देखकर आना नहीं है, मुझे भारत में जाकर बसना है, अपना बाकी का संपूर्ण जीवन में भारत में बिताना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति से वे इतने प्रभावित हुए, यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, सभ्यता, सब कुछ उससे इतने प्रभावित हुए कि अपना शहर छोड़कर, अपना देश छोड़कर भारत में रच गए, बस गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो उनका व्यक्तित्व था वो इतना अच्छा था, जैसे कि देखिए दो शब्द आपने सुने ही ना बेटा, ममता और वात्सल्य। किसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? मां के लिए। लेकिन यहां पर लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ये दोनों शब्द फादर कामिल बुल्के के लिए भी उपयोग किए हैं कि फादर के अंदर वात्सल्य की भावना भरी थी, फादर ममतामयी थे, उनके मन में दया, करुणा, परोपकार सब कुछ था। जिस तरह से देवदारू का जो सघन वृक्ष, घना वृक्ष छाया प्रदान करता है और उसके आगे नीचे यदि छोटे छोटे कोई पौधे उग जाते हैं तो उन्हें भी शीतलता देता है ताकि वो भी अपना अस्तित्व निर्माण कर सके, ठीक वैसे ही फादर कामिल बुल्के भी अपने जीवन में इतनी मिठास घोले हुए थे कि जो भी उनके संपर्क में आता था बस वो उनकी पूजा करने लगता था, वो पूजनीय हो जाते थे। उनका व्यक्तित्व था ही इतना अच्छा। अब देखते हैं कि इसका उत्तर लिखेंगे कैसे बेटा। देखिए, ध्यान से देखिएगा। देवदार के सघन वृक्ष की छाया घनी, शीतल और मन को शांत करने वाली होती है। ठीक है, सघन मीन्स घना, बिल्कुल घने से भी घना। फादर कामिल बुल्के परिमल के सभी सदस्यों से एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। परिमल संस्था, ठीक है, वे सबके साथ हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल होते थे। मतलब कि जो भी क्रियाकलाप किसी के भी द्वारा किया जाता था उनको कभी ये नहीं लगता था कि अरे कैसे लोग हैं, कैसी हंसी मजाक कर रहे हैं, या ये भी कोई बात है। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम खतरनाक स्ट्रिक्ट टाइप के रहते हो। जो जिसको करना है आप अपने आनंद से अपने अपने क्रियाकलाप कीजिए, शामिल होते थे बहुत अच्छे से। ठीक है, परिमल के सदस्यों के घरों में होने वाले उत्सवों, संस्कारों में वे बड़े भाइयों और पुरोहित जैसे खड़े होकर अपना आशीर्वाद भी देते थे। जो भी फंक्शंस होते थे, जो भी उत्सव होते थे, फादर वहां पर उपस्थित होते थे और अपना आशीर्वाद और स्नेह सबको देते थे। फादर की उपस्थिति में लेखक को शांति, सुरक्षा, संरक्षण और अपनत्व का अनुभव होता था। लेखक के घर भी आया जाया करते थे, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि ये जो पाठ है वो संस्मरण है। लेखक ने फादर कामिल बुल्के की याद में ये रचना की है,
ये कोई कहानी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, ये संस्मरण है। और संस्मरण क्या होता है बेटा? जो स्मृतियों से बनता है, यादों से बनता है। और संस्मरण, कोई भी संस्मरण महत्वपूर्ण कब माना जाता है? देखिए, संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता इसे महत्वपूर्ण बनाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखक की जो स्मृति थी, फादर कामिल बुल्के के साथ जो यादें थी, उन्हीं पर आधारित ये पाठ है। इसी कारण लेखक को फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। ना केवल वे लेखक के ही परिवार के जैसे सदस्य थे या बड़े भाई जैसे थे, अपितु जो भी उनके संपर्क में आता था सबके साथ इसी स्नेह और इसी मिलन के साथ वो मिलते थे, अपने अपनत्व के साथ सबसे मिलते थे। इसलिए कहा है कि वे देवदार की सघन छाया जैसी शीतलता प्रदान करते थे। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बेटा। देखिए, आता है प्रश्न, नवाब साहब का व्यवहार क्या दर्शाता है? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। नवाब साहब, नवाबी ठाट बाट, बिल्कुल लगता था जैसे ये सेकंड क्लास का जो डब्बा मैं बैठा हूं मेरा ही है। कुछ यही सोचकर नवाब साहब सेकंड क्लास की टिकट खरीदी होगी और आराम से बर्थ पर आलथी पालथी मारकर बैठे हुए थे। लेकिन अचानक से लेखक भी उस डब्बे में एंटर हो गए। जैसे ही लेखक उस सेकंड क्लास के दर्जे में गए, नवाब साहब को ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों में असंतोष नजर आ रहा है। तो लेखक को देखकर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं अपनाई। ना तो वो मुस्कुराए, ना उनकी तरफ देखा, बल्कि उनकी तरफ देखने या मुस्कुराने की बजाय वो खिड़की से बाहर देखने लगे। लेखक को उनका स्वभाव स्टार्टिंग में ही बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या है, ये कैसे व्यक्ति हैं। तो फिर उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। जब हम किसी अपरिचित स्थान पर जाते हैं या कोई अपरिचित व्यक्ति हमसे मिलते हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम उनकी तरफ देखें ही ना और अपना मुंह फेर लें। नहीं होता, तब भी एक स्माइल दे देते हैं, आइए आइए बैठिए। अब वो तो आ ही रहे हैं, फिर भी हम इतना कह देते हैं आइए आइए। लेकिन नवाब साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब क्यों भाई? लेखक आए, उनको थोड़ा सा स्माइल कर देना था, परंतु नहीं किया। तो ये जो उनका स्वभाव है वो घमंडी और अहंकारी स्वभाव को दर्शाता है। ठीक है, और देखते हैं कि हम इसका उत्तर किस तरह से लिखकर आएंगे ताकि 2 में से 2 नंबर हमें मिल ही जाएं। आइए बेटा, ध्यान से देखिएगा। नवाब साहब लखनऊ के तथाकथित नवाबों के खानदान से संबंध रखते थे। ठीक है, लखनवी अंदाज पाठ का नाम है, तो लखनऊ के नवाबों से संबंध रखते थे। नवाबी चले जाने के बाद भी वे उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए थे। नवाबी चली गई थी, परंतु फिर भी वो अपने आप को नवाब ही समझते थे। उनका व्यवहार उनकी बनावटी जीवन शैली को दर्शाता है। उनका व्यवहार जो हमने चर्चा की ना कि किस तरह से लेखक के साथ उन्होंने व्यवहार किया, तो वो उनकी बनावटी शैली को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि उनमें दिखावे की प्रवृत्ति है। वे रईस नहीं है, केवल रईस होने का ढोंग करके लेखक को छोटा दिखाना चाहते हैं। यहां पर मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूं कि बड़े व्यक्ति किसको कहा जाता है? किसे कहते हैं बताइए? क्या जिसके पास धन दौलत गाड़ी बहुत सारे पैसे होंगे वो बड़ा आदमी है? हाँ, माना तो यही जाता है, परंतु एक बड़ा आदमी वो बड़ा आदमी होता है जो अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति को कभी छोटा महसूस ना होने दे, तब उस व्यक्ति को बड़ा आदमी कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि कितनी भी धन दौलत, कितना भी इज्जत शोहरत क्यों ना हो उनके पास, यदि उनके सामने कोई भी व्यक्ति बैठा है तो वो अपने आप को या अपने आप की शेखी नहीं झाड़ते हैं या अपने आप को दर्शाते नहीं है कि मैं बड़ा हूं। जो बड़ा है, कहते हैं ना कि हीरा या सूरज, उसकी चमक अपने आप ही दिखाती है कि वो कितने मूल्यवान है। हीरा नहीं कहता कि मुझे देखो ना, मेरी चमक तो देखो, मैं कितना अच्छा हूं। सूरज कभी नहीं कहता कि आओ मेरे प्रकाश को देखो। सारी दुनिया जानती है कि वो क्या है, उनका महत्व क्या है। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति यदि बड़ा है तो उसके गुण उसको परिभाषित करेंगे, उसको अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, और प्रशंसा वही करते हैं जो होते नहीं हैं। लेकिन लेखक ने क्या देखा कि नवाब साहब अपने मुंह से अपनी तारीफों के पुल या कुछ इस तरह की प्रक्रिया दिखा रहे हैं जैसे बस हम तो राजगद्दी पर बैठे हैं और तुम तो हमारे समक्ष कुछ भी नहीं। ठीक है,
तो यहां पर रईस होने का ढोंग करके लेखक को छोटा दिखाना चाहते थे। कौन? नवाब साहब। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ बेटा, है ना। इस तरह से हम उत्तरों को लिखेंगे, ध्यान से देखते जाइए, आराम से समझते जाइए, ताकि 2 में से 2 नंबर आप ले ही लें चेकर के हाथ से। चेकर पॉइंट कुछ भी मार्क्स आपके डिडक्ट ना कर पाए, ना काट पाए, इतने अच्छे से आपको लिखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानवीय करुणा की दिव्य चमक शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। हाँ बताइए, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, और जो मेन किरदार है इस पाठ का वो है कौन? फादर कामिल बुल्के। जी हाँ प्यारे बच्चों, फादर कामिल बुल्के, वही फादर कामिल बुल्के जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को ही माना। वे हिंदू धर्म के नहीं थे, वे ईसाई धर्म के थे, फिर भी उन्होंने अपनी भाषा अर्थात अपनी राजभाषा हिंदी को ही अपनी भाषा माना, और ना केवल माना बल्कि हिंदी द्वारा या हिंदी वासियों द्वारा जब हिंदी की उपेक्षा की जाती या निंदा की जाती तो फादर कामिल बुल्के को बड़ा बुरा लगता। कभी उनको क्रोध में नहीं देखा क्योंकि उनका स्वभाव एकदम शांत था, लेकिन जब कभी भी उन्होंने हिंदी की उपेक्षा हिंदी वालों द्वारा ही सुनी तो उनको आवेश में देखा गया, और बड़ा मतलब उनका मन को दुख होता था कि कैसे लोग हैं जो जिनके पास इतनी अमूल्य धरोहर है उसकी मतलब उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहां पर मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि जो हमारे पास है उसका मान करिए, उसका सम्मान करिए, क्योंकि उससे ही हमारी पहचान है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। तो हम शुरुआत करते हैं हमसे ही, खुद से, कि मैं कौन हूं? I am the best. I can do it. God is always with me. I am a winner and today is my day. This is the 5 sentences of Dr. APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, और उन्होंने ये 5 वाक्यों के माध्यम से हम सबके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना और मूल्य को भरने का प्रयास किया है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन गुणों को, उन मूल्यों को किस आधार पर, किस तरह से अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है किसे? फादर कामिल बुल्के को। कहां जन्म हुआ था उनका? जापान, बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में। परंतु उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई करते करते ही संन्यास लेने की सोची, और संन्यास लेने वाले की एक शर्त होती है और उस शर्त को मानना ही होता है, उस शर्त को कोई नकार नहीं सकता। तो फादर कामिल बुल्के ने क्या शर्त रख ली कि मुझे भारत जाकर बसना है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारत जाकर बसना है, क्योंकि मां ने तो पहले ही बता दिया था कि लड़का हाथ से गया। किस तरह से गया भाई? क्या, क्यों, कहां गया? उनको अपने शहर से, अपने देश से जाना था भारत, और किया उन्होंने यही, और आ गए वे भारत। ना केवल भारत में आकर रहे बसे, बल्कि इस कदर भारतीय संस्कृति में रम गए कि भारत को ही अपनी कर्म भूमि और अपना देश मानने लगे। हमारी भारतीय भाषा हिंदी को उन्होंने ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अथक प्रयास किए, कई प्रयास किए। उन्होंने हिंदी में पीएचडी की, उन्होंने हिंदी में ही प्राध्यापक का रूप से अपने आप को सौंपा। साथ ही साथ बहुत सारे जो अंग्रेजी का नीलपंछी, ब्लूबर्ड नाटक था, उसको नीलपंछी के रूप में परिवर्तित किया। बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। जब पीएचडी की तो उनका शोध का विषय था राम कथा उत्पत्ति एवं विकास। कितने महान थे वे, कितने गुणों के धनी थे वे। इसलिए उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए ही लेखक ने पाठ का शीर्षक दिया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अब हम चलते हैं कि किस तरह से उत्तर को लिखेंगे ताकि हमें 2 में से 2 नंबर मिल जाएं। ठीक है बेटा, देखिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरणात्मक लेख के माध्यम से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब यहां पर एक और शब्द आया है, ठीक है, समझ रहे हैं? मानवीय करुणा की दिव्य चमक
संस्मरणात्मक लेख के माध्यम से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। संस्मरणात्मक अर्थात आई जस्ट टोल्ड ना कि ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये संस्मरण है। तो किस शैली में लिखा गया है ये पाठ? संस्मरणात्मक। संस्मरण किसे कहते हैं? जो स्मृतियों में लिखा जाता है, जो यादों में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर लेखक ने इस पाठ के माध्यम से फादर कामिल के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है, फादर कामिल बुल्के मानवीय करुणा के प्रतीक थे। बेटा जब हम उत्तर लिखेंगे, ध्यान दीजिए मेरी बातों पर प्लीज, कि जब हम उत्तर लिखेंगे तो इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग हमें करना है ताकि ऐसा लगे कि ओह ये तो 2 ही नंबर का उत्तर है। चेक कर सोचें, काश मैं इस बच्चे को 5 दे सकती, 2 में से 5 जैसा लिखा है इसने। तो ये है हमारी कला, ये है हमारी विशेषता। तभी तो भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं? लिखित और मौखिक। मौखिक भाषा हमारी अलग रहती है, बोलचाल की भाषा, और लिखित भाषा उत्कृष्ट रहती है। तो जब भी हम कोई लिखते हैं उत्तर या कुछ भी लिखते हैं तो उसमें अच्छे अच्छे सटीक शब्दों का प्रयोग करते हुए ही हमें लिखना होता है। ठीक है, फादर कामिल बुल्के मानवीय करुणा के प्रतीक थे। बिल्कुल, मानवीय करुणा के प्रतीक थे मीन्स मानवीय करुणा के एक उदाहरण थे, जीवंत उदाहरण थे। उनका हृदय सबके लिए प्रेम, अपनत्व और करुणा से परिपूर्ण था। ईश्वर में उनकी गहरी आस्था थी। अब यहां पर फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमात्मा, जिस भी रूप में हम परमात्मा को जानते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, गुरुदेव साहब हो या यीशु हो, जिसको भी हम मानते हैं, उसके प्रति हमारी गहरी आस्था होना बहुत जरूरी है। बेटा क्यों? क्योंकि जितने अधिक हम परमात्मा से जुड़े होते हैं ना, उतने ही अधिक हम ये नकारात्मक बातों से, नकारात्मक विचारों से और नकारात्मक जैसे ये रहती है उनसे दूर रहते हैं। जितना हम उसके पास रहेंगे उतना उनसे दूर रहेंगे। ठीक है, तो उनके मन में भी ईश्वर के प्रति गहरी आस्था थी। और गहरी आस्था होने का तात्पर्य क्या है? कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, विपरीत हों, चाहे मुसीबत हो, चाहे मुश्किलें हो, सब में हमें अपने आप को संबल प्रदान करना होता है और उस पर भरोसा रखना होता है। ऐसा नहीं कि खुशी में तो हम खुश हो गए कि वाह वाह भगवान तुमने बहुत अच्छा किया, और जब कभी दुख आया या मुसीबतें आई तो हम उसको कोसने लगे कि तूने ये क्या किया। नो, सब कुछ है, जीवन एक परीक्षा ही तो है, संघर्ष ही तो है। अब अच्छा अच्छा तो कुछ होता नहीं, सिक्के में 2 पहलू, एक पहलू नहीं है। तो जीवन में भी हमेशा 2 पहलू हैं, सुख दुख, आशा निराशा। हर एक ये साइकिल चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हर समय अच्छा अच्छा ही होता रहे। कभी कभी बुराई, कठिनाई, मुश्किलें, बाधाएं, ये भी तो हमें शिक्षा देकर जाती हैं, परंतु उसके प्रति जो हमारी आस्था है वो अटूट होनी चाहिए कि उसने दिया है ना जीवन, तो वो ही हमें संवारेगा। जीवन तुमने दिया है, संवारोगे तुम, इस मुसीबत से विधाता उबारोगे तुम। इस तरह से हमें उस पर अपनी पूर्ण गहरी आस्था रखनी चाहिए। फादर कामिल बुल्के को ईश्वर के प्रति गहरी आस्था थी। उनके द्वारा बोले गए सांत्वना के शब्द दुखी और पीड़ित व्यक्तियों को असीम शांति प्रदान करते थे। जब भी कोई दुखी रहता था, जब भी कोई पीड़ित रहता था, तो यदि फादर कामिल बुल्के के पास कोई व्यक्ति आ गया, चाहे वो कितना भी दुखी क्यों ना हो, फादर कामिल बुल्के उसके कंधे पर हाथ फेरकर उसे इस कदर इतने अच्छे मीठे शब्दों से समझाते थे, सांत्वना देते थे कि उस व्यक्ति का दुख दर्द ऐसा लगता था जैसे जादू की छड़ी जैसे गायब हो गया हो। ये थी कला उनमें, ये थी उनकी सच्चाई। ठीक है, दृढ़ संकल्प और सहज मानवीय गुणों से परिपूर्ण फादर का व्यक्तित्व मानवीय करुणा की दिव्य चमक से प्रकाशित था। क्या लिखा है? दृढ़ संकल्प और सहज मानवीय गुणों से परिपूर्ण। संकल्प, संकल्प मीन्स एकदम अटल, खुद पर भी भरोसा। कहते हैं ना, निश्चित कर अपनी जीत, असमंजस में ना रहें, दिग्भ्रमित ना हो, यहां या यहां, ये या वो। एक निश्चित रूप से अपने सिद्धांतों का निर्णय खुद लें और अपने सिद्धांत बना लें जो पत्थर की लकीर हो।
ठीक है, रेत पर यदि हम लाइन खींचेंगे तो वो हवा के झोंकों में मिट जाएगी, लेकिन पत्थर पर जब हम लकीर खींचेंगे तो वो आजीवन रहेगी। इसलिए अपने जो सिद्धांत रहते हैं उन पर हम खुद चलेंगे। और कहते हैं ना, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, तो हमें किसी के पीछे पीछे नहीं चलना है। अरे हमें तो भीड़ से अलग होकर चलना है, हमें तो अपनी पहचान अलग बनानी है। ठीक है, दृढ़ संकल्प और सहज मानवीय गुणों से परिपूर्ण फादर का व्यक्तित्व मानवीय करुणा की दिव्य चमक से प्रकाशित था, अतः पाठ का शीर्षक सार्थक है। इसलिए लेखक ने पाठ का नाम रखा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवता के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं? दया, करुणा, परोपकार, सहनशक्ति, भलाई, सब कुछ जितने भी अच्छे गुण हैं उन गुणों का होना ही मानवता कहलाता है। मानव होने का अर्थ ये नहीं कि हम हाथ पैर और मुंह ये सब है तो हम मनुष्य हैं और हम अपने आप पर अहंकार करने लगे कि हम तो मानव हैं, प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं है। जब तक हमारे अंदर मानवता के गुण नहीं होंगे हमें मानव कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो फादर कामिल बुल्के में मानवीय गुण कूट कूट कर भरे थे, इसलिए लेखक ने पाठ का नाम दिया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बेटा। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। अब आ गए हैं हम प्रश्न नंबर दूसरे पर, और देखिए यहां पर लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अभी हम हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से प्रश्न देख रहे थे, जिसमें कौन से चैप्टर शामिल थे? पाठ 12 लखनवी अंदाज और पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अभी भी हम क्षितिज पाठ पुस्तक पर ही हैं, लेकिन अब आ गए हम कविताओं पर। कविताएं कौन सी हैं बताइए जल्दी से। उत्साह, अट नहीं रही है, और कन्यादान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या है, देख लेते हैं कि 3 प्रश्नों के उत्तर देना है निम्नलिखित में से, और ये भी 25 से 30 शब्द अर्थात 4 से 5 लाइंस। ठीक है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है भाई? ये भी तो कह सकता था बादल बरसो, बरसने से भी तो अच्छा रहता, लेकिन उसने क्यों कहा बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धारो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि कवि नवजीवन वाले, वज्र छुपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। कवि ने क्यों कहा कि बादल गरजो? सुनिए ध्यान से, यहां पर कवि ने बादलों से गरजने के लिए इसलिए कहा क्योंकि बादलों का गरजना किसका प्रतीक है बच्चों? क्रांति का। और क्रांति क्या है? क्रांति जब आती है या क्रांति जब होती है समाज में तो सकारात्मक परिवर्तन होते ही होते हैं। तप्त धरा फिर जल से शीतल कर दो, बादल गरजो। जब भीषण गर्मी के बाद बहुत पूरा प्राणी जगत, संपूर्ण जगत पानी की एक एक बूंद के लिए त्राही त्राही कर रहा होता है, उस समय ऐसा लगता है कि यदि अब पानी नहीं मिला तो हमारे तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि क्या हो, इसलिए बादलों से कवि ने आह्वान किया है, उनको पुकारा है, उनको बुलाया है कि बादल गरजो। क्योंकि गरजने से जो उन्मन थे, जो अनमने थे, या जो त्राही त्राही जो लगी थी हर एक प्राणी में, चाहे वो चींटी से लेकर ऊंट तक हम बात करें, ठीक है, चींटी से लेकर हाथी तक हम बात करें, कि हर एक प्राणी जिसमें मनुष्य भी शामिल है प्यास से व्याकुल था। अब जब बादल गरजेंगे, यदि बरसते तो हर जगह एक स्थान पर तो बरसते नहीं है, कभी ऐसा भी होता है कि यहां पर वर्षा हो रही है और कहीं पर नहीं हो रही है, तो जब गरजता है तो वो गुंजायमान चारों तरफ गरज जाती है, आ जाती है, जिससे जो त्राही त्राही कर रहे थे लोग, उनके मन में उत्साह की भावना जागती है, उनको लगता है अरे, और उनको एक नव जीवन की चेतना मिलती है, उनके अंदर जिजीविषा। जिजीविषा एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जीने की इच्छा। शब्द याद रखिएगा बेटा, ठीक है, जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। तो सब प्राणियों के अंदर जिजीविषा जाग उठती है। ठीक है, अब यहां पर यही बताने की कोशिश की है कि जब बादल गरजेंगे तो सबके अंदर जीने की इच्छा जाग होगी, और दूसरी तरफ गरजना क्रांति का प्रतीक है। जब शोषक वर्ग पीड़ित जनों पर अत्याचार कर रहा होता है और अब वो सह सहकर पूरी तरह से बिल्कुल निराश हो चुके हैं,
अब जब क्रांतिकारियों की आवाज सुनेंगे, क्योंकि क्रांतिकारी कैसे आते हैं, जोश के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ, ठीक है, नारे लगाते हुए एकदम हर हर महादेव, जय भवानी, कुछ इस तरह के नारों के साथ आते हैं। जब क्रांतिकारियों की ये आवाज सुनेंगे कौन, पीड़ित जन, तो उनके मन में भी उमंग, आशा, उत्साह की लहर दौड़ेगी और जिजीविषा उत्पन्न होगी। इसलिए बादलों से गरजने को कहा था। अब ये तो हो गई है एक्सप्लेनेशन की बात। अब चलते हैं कि उत्तर हम कैसे लिखेंगे, वो देखिए ध्यान से। निराला जी की, हाँ एक और बात मैं बता दूं, हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक से कितने चैप्टर्स हैं टोटल, 4 टर्म 2 में, ठीक है। कौन सा, उत्साह, अट नहीं रही है और कन्यादान। उत्साह के कवि कौन है बेटा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कन्यादान के कवि कौन है, ऋतुराज। फिर है हमारा गद्य खंड से 2 पाठ, कौन कौन से, लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लखनवी अंदाज के कौन है, यशपाल जी, और मानवीय करुणा के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो इन कवियों के और लेखकों के नाम याद रखिए, सिर्फ 4 ही तो है, याद रख लीजिए, ठीक है। तो जब कभी भी आप उत्तर लिखेंगे, खास तौर से यदि किसी पंक्ति का अर्थ पूछा जाए या आशय स्पष्ट पूछा जाए या कुछ भी पूछा जाए, तो हम कवि या लेखक का नाम लिखेंगे तो बहुत प्रभावी होगा हमारा उत्तर। देखिए यहां पर कि निराला जी की उत्साह कविता एक आह्वान गीत है, जिसमें कवि क्रांति की अपेक्षा करते हुए बादलों से गर्जना करने को कहता है। बादलों की फुहार और रिमझिम से व्यक्ति के मन में कोमल भावनाओं का संचार होता है, कोई उमंग या जोश नहीं आती, सिर्फ कोमल। ऐसे भावों से कवि का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें तो समाज में परिवर्तन चाहिए, सकारात्मक परिवर्तन चाहिए। इसलिए वह बादलों से गरजने के लिए कहता है, जिससे उदासीन लोगों के मन में उत्साह का संचार हो सके, ठीक है। जो उन्मन है, जो अनमने हैं, जो निराश हैं, उनके मन में उत्साह का संचार हो सके, और इसलिए बादलों से उन्होंने बरसने या रिमझिम के स्थान पर गरजने के लिए कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न, मानव के मन पर फागुन के सौंदर्य का क्या प्रभाव पड़ता है, अट नहीं रही है, कविता के आधार पर लिखिए। अट नहीं रही कविता के कौन है कवि, बताइए। यस, एक ही चैप्टर है, उत्साह और अट नहीं रही है, 2 कविताएं हैं, जिसके कवि कौन होंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो क्या पूछ रहे हैं कि मानव के मन पर फागुन के सौंदर्य का क्या प्रभाव पड़ता है, मानव के मन पर, मनुष्य के मन पर। अब फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है कवि ने, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यहां पर फागुन की ऋतु का, मनमोहक ऋतु का, या फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि निराला जी क्या कहना चाहते हैं कि फागुन का महीना, अर्थात जिस महीने में होली भी होती है, आपको पता है ना, फागुन की पूर्णमासी को होली का दहन होता है और उसके नेक्स्ट डे, अगले दिन ही होली खेली जाती है। और क्या होता है, वसंत ऋतु होती है, चारों तरफ प्रकृति मानो रंग बिरंगी चादर ओढ़कर सजी धजी सी नजर आती है। ऐसा लगता है मानो कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, जो फूलों की सुगंध है, चारों तरफ सुगंधित पुष्पों का एकदम ऐसा वातावरण है जो मन को मोह लेता है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, श्री अर्थात लक्ष्मी। तो ये भी कहना चाहेंगे कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप धारण करके यहां पर उतर आई हो। फागुन की सुंदरता, फागुन के सौंदर्य का असीमित सुंदरता, जिसमें प्रकृति में चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, पेड़ पौधों पर नए नए कोपल आ जाती हैं, पत्ते आ जाते हैं, उसी का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है। और मनुष्य मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रफुल्लित हो जाता है ना, खुश, चारों तरफ, ना केवल मनुष्य बल्कि हर एक प्राणी, पशु पक्षी सब प्रफुल्लित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा आनंद होता है उनको, ठीक है, मंद मंद हवाएं चलती हैं, सब कुछ। अब देखिए लिखेंगे कैसे हम इसका उत्तर, ध्यान से देखिएगा। फागुन मास में प्रकृति की शोभा अनुपम होती है, अनुपम मतलब समझते हैं,
अनुपम, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, अर्थात जिससे किसी की तुलना ना की जा सके। अतुलनीय, अनुपम। चारों ओर का वातावरण हरियाली युक्त, रंग बिरंगे फूलों की सुगंध से सुवासित तथा आकर्षक दिखाई देता है। रंग बिरंगे फूलों की सुगंध छा जाती है। फागुन की अनूठी मस्ती से मानव का मन हर्षित तथा प्रसन्नचित हो जाता है। उसके मन में खुशी का संचार होता है। वह मानो दूर नील गगन में उड़ने को व्याकुल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पंख होती तो उड़ आती रे। ऐसा लगता है काश मेरे भी पंख हो जाएं तो मैं भी इस सुगंधित वातावरण में अपने आप को प्रकृति का एक विचरण कर लूं। फागुन की सुंदरता उसे अपनी ओर इस प्रकार आकर्षित करती है कि वह चाह कर भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाता। समझ में आया? यह है फागुन के सौंदर्य का वर्णन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है अपनी बेटी को विदा करते समय मां ने बेटी को क्या क्या सीख दी, कन्यादान कविता के आधार पर बताइए। कन्यादान कविता किसने लिखी है? ऋतुराज जी ने। और मां ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी वो हमें बताना है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहां पर मां ने अपनी अनुभवों के आधार पर अपनी बेटी को सीख देने का प्रयास किया है कि जो भी रीति रिवाज हैं, रूढ़िवादी विचार हैं, जैसी लोगों की मानसिकता है, उस आधार पर लड़की का अपने माता पिता के घर से जब दूसरे घर जाती है तो उसका वहां पर अपने आप को सेटल्ड करना या अपने आप को वहां पर उस दुनिया का बना लेना बहुत मुश्किल होता है। इतना मुश्किल मतलब ये क्यों कहा है माने? क्योंकि उस समय का वातावरण जो था, उस समय का जो माहौल था वो एकदम अलग था। अब समय परिवर्तित हो रहा है, समय अच्छा हो रहा है। पहले लड़कियों या दहेज प्रथा के बारे में आपने सुना होगा, सुना है ना? बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, कितनी सारी कुप्रथाएं समाज में फैली हुई थी। उसमें से थी एक दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के अंतर्गत यदि दहेज नहीं दिया जाता था तो लड़की को ससुराल में बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ती थी। कभी कभी तो वह स्वयं जलकर भी मर जाती थी। तो यहाँ पर जो माँ है उसने कहा है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अपने पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, अपनी सुंदरता पर कभी मोहित मत होना और अपने आप को कभी नुकसान मत पहुंचाना। क्यों? क्योंकि जो नारी दुर्गा का रूप है वही नारी काली का रूप भी धारण कर सकती है। तो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संबल प्रदान करना और सामना करना, निराश होकर अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना। वस्त्र और आभूषण बंधन स्त्री जीवन के, इनके लालच में मत आना। जो गिफ्ट होते हैं, उपहार होते हैं, वो सब ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब चलिए लिखेंगे कैसे, देख लीजिए। अपनी बेटी को विदा करते समय मां अपना दायित्व समझकर उसे सीख देती है कि अपने रूप सौंदर्य पर कभी मुग्ध मत होना, अपने रूप पर कभी मोहित मत होना, वस्त्रों और आभूषणों को अपने जीवन का बंधन मत बनने देना, क्योंकि यदि ये बंधन बन गए तो इनकी आड़ में तुम्हें बहुत सारी प्रताड़नाएं सहनी पड़ सकती हैं। लड़की की तरह विनम्र रहकर सभी मर्यादाओं और संस्कारों का पालन करना, सारी संस्कारों का पालन करना, परंतु भोली भाली निरीह अबला बनकर शोषण का शिकार मत होना। ये है मां की सीख। ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ये प्रश्न आने ही हैं क्योंकि सिलेबस यही है, ठीक है बेटा। इससे हटकर कुछ नहीं आएगा, यही 4 चैप्टर्स हैं क्षितिज से। तो ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न का उत्तर समझ लीजिए, उत्तर देख लीजिए, किस तरह से हमें लिखना है, उत्तर लिखकर आइए। मजाल है कि कहीं से आपके नंबर कट जाएं, इट मीन्स कि आप बहुत अच्छे अंक लेकर आ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अट नहीं रही है कविता में उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो कि आलोक में बताइए कि फागुन लोगों के मन को किस तरह प्रभावित करता है। फागुन में क्या होता है? फागुन अपने हर एक व्यक्ति के मन को इस कदर प्रभावित करता है कि लोग बहुत प्रसन्नचित रहना शुरू कर देते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं। चारों तरफ ठंडी ठंडी और फूलों की सुवास, जो गंध है, उससे बहुत आनंद की अनुभूति होती है। उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए। फागुन महीने में प्राकृतिक सौंदर्य चरम पर होता है। इन शब्दों को याद रखिएगा। सौंदर्य लिखेंगे उत्कृष्ट शब्द है, सुंदरता लिखेंगे उससे नीचे वाला शब्द है, ठीक है। तो जितने भी अच्छे अच्छे शब्द है उनको ध्यान दीजिए और वैसे ही शब्दों को आप लिखकर आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
फागुन महीने में प्राकृतिक सौंदर्य चरम पर होता है। चरम पर होना मतलब ऊंचाई पर, सबसे टॉप पर होता है। मन कल्पनाओं में खोकर उड़ान भरने लगता है। फागुन माह के वासंतिक प्रभाव से मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। शीतल मंद सुगंधित पवन नव पल्लवों और रंग बिरंगे पुष्पों से लदी वृक्षों की डालियां वातावरण में मादकता भर देती हैं। मानव मन प्रसन्नता से भर उठता है। यह है फागुन के महीने का सौंदर्य, अर्थात यह है फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन। इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखकर आइएगा। ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत अच्छे से आप ध्यान देंगे तो मस्तिष्क में रहेंगे और आप परीक्षा में बहुत अच्छा करके आएंगे। ये हम सबकी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ठीक है, चलते हैं प्रश्न तीसरा। खंड का में कितने प्रश्न है आपको पता है ना? 3। 2 हम कर चुके हैं। खंड का के तीसरे प्रश्न पर हम आ गए हैं। अब इसमें क्या होगा बताइए? क्षितिज के तो हम कर चुके हैं, अब हम चलते हैं कृतिका की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखना है बेटा। अभी तक हमने कितने देखे थे? 25 से 30 शब्द, जिसमें हम 4-5 लाइंस लिख रहे थे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, तो हमें 2 में से 2 अंक प्राप्त होंगे। अब कृतिका में आएंगे में से किन्हीं 2 प्रश्नों के, मतलब प्रश्न आएंगे 3 और आपको उनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 60 शब्द अर्थात उससे डबल। आपको 8, कम से कम 8-9 लाइन तो लिखनी होंगी, ताकि अच्छे से आप जो प्रश्न पूछा है उसको मतलब कर सकें, उसकी व्याख्या कर सकें। ठीक है, प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में वर्णित तत्कालीन विद्यालयों के अनुशासन से वर्तमान युग के विद्यार्थियों के अनुशासन की तुलना करते हुए बताइए कि आप किस अनुशासन व्यवस्था को अच्छा मानते हैं और क्यों। माता का अंचल पाठ याद है, लेखक शिवपूजन सहाय। बचपन का उन्होंने वर्णन किया है, किस तरह के खेल खिलौनों से खेलते थे, कितने स्ट्रिक्ट रहते थे अध्यापक। लाड़ प्यार उन्हें बहुत मिला, अपने पिता के ही वे निकट रहते थे। पिताजी उनको भोलानाथ कहकर बुलाते थे। वास्तविक नाम था लेखक का तारकेश्वर नाथ, पिताजी क्या बुलाते थे? भोलानाथ। लेखन कार्य में आए जब क्या नाम हुआ? शिवपूजन सहाय। ठीक है, तो यहां पर जो विद्यालयों की बताया है कि पहले किस तरह के सख्त थे विद्यालय। हमेशा मास्टर जो रहते थे अपने हाथ में एक स्टिक, डंडी रखे रहते थे, और कोई भी विद्यार्थी मुंह से आवाज तक नहीं निकाल पाता था, चू तक नहीं कर पाता था। किसी ने कुछ इतनी सी गलती की तो मास्टर अपना सारा का सारा क्रोध बच्चों पर निकाल देता था। बल्कि आज क्या है? आज ये सब हो गया है बंद। अब है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, अर्थात विद्यार्थी केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को डांटने मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, विद्यार्थी खुद समझदार है। अब समझदारी के अंतर्गत हमें बस ये ध्यान रखना है कि समझदारी की आड़ में हम अनुशासनहीन ना हो जाएं। अनुशासन रहते हुए हमें किस तरह से अपने आप को कक्षा में उपस्थित रखना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, तो क्या पहले की जो व्यवस्था थी, शिक्षण व्यवस्था, वो सही थी? नहीं, क्योंकि इस तरह से मार मार कर या डांट डांट कर ही सारे काम नहीं करवाए जाते। हाँ, कभी कभी ठीक है, डांट दिया, थोड़ा बहुत कान वान खींच दिया, परंतु बहुत अधिक मारना पीटना इट नॉट मीन्स गुड। ठीक है, आइए देखते हैं, चलते हैं उत्तर किस तरह से लिखेंगे, और ध्यान से देखिएगा। 60 शब्दों की बात है। माता का अंचल पाठ में वर्णित तत्कालीन विद्यालय अनुशासन की दृष्टि से वर्तमान विद्यालयों से बेहतर थे। पाठ के अनुसार बेहतर थे क्योंकि वहां सख्त नियम थे। छात्र एवं शिक्षकों के मध्य आत्मीय संबंध होते हुए भी छात्र पूर्णतः अनुशासित थे। देखिए बेटा, कितने भी स्ट्रिक्ट शिक्षक क्यों ना थे, फिर भी शिक्षकों के प्रति आत्मीय संबंध रहता था विद्यार्थियों का। यदि मैं अपनी ही बात करूं, ठीक है, आज से करीब 35 साल वर्ष पूर्व की यदि बात करूं, 1ली से 5वीं तक की स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, अच्छे से अपना कार्य करते हैं, तो कोई शिक्षक हमें डांटता मारता नहीं है। ठीक है, मैं भी कभी पिटी नहीं अपनी क्लास में कोई पिटाई विटाई नहीं हुई, जबकि माहौल स्ट्रिक्ट था, अनुशासन था और आत्मीय संबंध इतने थे कि आज भी मैं अपने शिक्षकों के साथ जुड़ी हुई हूं, और कोई भी परेशानी होती तो मैं उनसे पूछती हूं, वो मुझे बताते हैं। ठीक है, वे अपने शिक्षकों का पूरा सम्मान भी करते थे और शरारत करने से डरते थे, क्योंकि शिक्षक पढ़ाई और अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं करते थे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पढ़ाई या शिक्षा ही हमें आगे ले जाती है। विद्यार्थियों को भय रहता था कि यदि शिक्षक को उनकी शरारत का पता लग गया तो उन्हें दंड मिलेगा। जिस प्रकार बच्चों ने जब मूसन तिवारी को चिढ़ाया था, याद आया,
लेखक अपने मित्रों के साथ गए थे और मूसन तिवारी को चिढ़ा रहे थे और उन्होंने गुरुजी से शिकायत की तो लेखक को भी अन्य छात्रों के साथ दंड का भागी बनना पड़ा था। किस कदर मास्टर जी ने सबकी खिंचाई की थी, याद है? तो ये जो सख्ती है वो जरूरी है, क्योंकि बच्चों को सही राह पर लाने के लिए डांट डपट जरूरी है। अत्यधिक लाड़ दुलार बच्चों को दिग्भ्रमित कर सकता है। ठीक है, अब क्या है, वर्तमान समय में छात्रों के अंदर शिक्षक या विद्यालय का कोई डर ही नहीं है। आज विद्यालय परिसर के अंदर भी छात्र आपराधिक कृत्य करने से नहीं चूक रहे हैं। कई बार कुछ उद्दंड छात्र शिक्षकों के साथ मारपीट और हिंसा जैसी घटनाएं करने से भी नहीं घबराते। ये कहीं होता होगा, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि तत्कालीन विद्यालय वर्तमान विद्यालयों की अपेक्षा अधिक अनुशासित थे। ठीक है, जो पुरानी शिक्षण पद्धति थी, मेरे अनुसार यदि मैं देखूं तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं, बट हाँ, बच्चों को सही मार्ग पर लाने के लिए डांट डपटना जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक लाड़ दुलार उन्हें दिग्भ्रमित कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में नाक के माध्यम से समाज पर क्या व्यंग किया गया है? लेखक कमलेश्वर। चैप्टर का नाम जॉर्ज पंचम की नाक, और जॉर्ज पंचम की तो नाक ही नहीं थी, अर्थात जो मूर्ति लगी थी वो तो कटी हुई नाक के साथ लगी थी। क्या दर्शाती है? नाक किसका प्रतीक है? मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। अब जॉर्ज पंचम की नाक ना होने से क्या पता चलता है कि उस समय भारत विरोधियों ने, अर्थात भारत ने उसकी नीतियों का विरोध किया होगा, इसलिए उसकी नाक काट दी। लेकिन जब रानी एलिजाबेथ आने वाली थी तो किस कदर सरकारी तंत्र में हड़कंप मच गया था, किस कदर से अपने मान सम्मान को दांव पर रखकर उसकी नाक लगाने के पीछे पड़ गए थे। और क्या क्या हुआ था ये तो आपको पता है। एक मूर्तिकार को बुलाया, मूर्तिकार ने जो जो कहा, जैसा जैसा कहा, सरकारी तंत्र के लोग वैसा ही मानते गए। क्या कहा था? सबसे पहले पत्थर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानियों या महापुरुषों की मूर्तियों की नाक टटोलनी पड़ेगी, भैया ठीक है। नहीं नहीं, उनकी नाकों का नाप बड़ा निकला तो बिहार के सेक्रेटेरिएट में जो बच्चे शहीद हुए थे उनकी नाक देखना है, परमिशन मिल गई, ठीक है। अब बच्चों की नाक बड़ी निकलने के बाद अंतिम क्या था मूर्तिकार का? 40 करोड़ जनता है साहब, किसी एक जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर लगा देते हैं। सन्नाटा छा गया था सभा में, लेकिन वो भी उसको अनुमति मिल गई थी। क्या है ये? इतना सरकारी तंत्र इस कदर गुलामी मानसिकता से जूझ रहा था कि वो सब कुछ कहता गया उन अंग्रेजों के लिए जिन्होंने 200 वर्षों तक हमारी मातृभूमि, हमारी भारत भूमि पर कब्जा किया। हम भारतीयों को इतने अत्याचार दिए या इतना प्रताड़ित किया कि हम सांस तक स्वतंत्रता से नहीं ले पाते थे। फिर भी सरकारी तंत्र उनकी आवभगत करने के लिए चापलूसी या चाटुकारिता पर उतर आया था। यही इस पाठ में लेखक कमलेश्वर जी ने बताया है। ठीक है, अब हम चलेंगे उत्तर की ओर। देखिए बेटा, यहां पर जब भी आपसे कोई विशेषता पूछी जाए या कुछ ऐसा पूछा जाए कि व्यंग कितने प्रकार के हैं या किस तरह से दिए, तो आप उन उत्तरों को पॉइंट वाइज लिखिएगा। जब हम पॉइंट वाइज लिखते हैं ना, तो उसमें बहुत सटीक उत्तर होते हैं और साथ ही साथ हमें अंक मिलने के चांसेस भी 100% रहते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में नाक के माध्यम से समाज पर निम्नलिखित व्यंग किए गए हैं। क्या व्यंग किए गए हैं? मानसिक औपनिवेशिक गुलामी और दिखावा। बिल्कुल, मानसिक गुलामी, नौकरशाही में टालने की प्रवृत्ति, हर बात को एक दूसरे पर टालते गए, कोई जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना ही नहीं चाहता। गैर जिम्मेदारी, पत्रकारिता में कर्तव्य बोध का अभाव। देखा था ना कि किस तरह से जब जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई थी तो पत्रकारों ने उस बात को छापा ही नहीं था और घुमा फिरा कर छाप दिया था। तो यहां पर पत्रकारिता में कर्तव्य बोध का अभाव, अपने कर्तव्य के प्रति कोई नहीं थे, क्योंकि जो ऊपरी जो तंत्र था, सरकारी तंत्र था, वो खुद मानसिक रूप से गुलाम था। ठीक है, अब आया है एक और प्रश्न। एक संवेदनशील नागरिक के रूप में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए। साना साना हाथ जोड़ी पाठ पता है ना किसका है? मधु कंकरिया जी का। तो एक संवेदनशील नागरिक के रूप में पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं?
ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारियों का भान कराता है प्रश्न। इसमें हम क्या कर सकते हैं पर्यावरण को रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए? सबसे पहले यदि हम स्वच्छ वायु की बात करें तो स्वच्छ वायु हमें कैसे मिलेगी? जब अधिक पेड़ पौधे होंगे। लेकिन मनुष्य तो अपने स्वार्थ में इस कदर अंदर जाता जा रहा है कि वो प्रकृति को हानि पहुंचाता जा रहा है ना। पेड़ की कटाई हो रही है और फैक्ट्रीज नई नई ये सब खोले जा रहे हैं, परंतु उस प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे। बिल्कुल। दूसरा, अब जो भूमि प्रदूषण है उसका कैसे क्या किया जाए? पॉलीथीन या प्लास्टिक, जो फैक्ट्री से निकलने वाले गंदी नालियों, जो पानी, केमिकल्स सब कुछ निकल रहा है, उसकी एक अलग से एक, ऐसा नहीं कि नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, उसको रोकना होगा। जन जन में जागृति फैलाने के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाने होंगे जिससे अवेयरनेस आए, जागरूकता है। तो इस आधार पर हम एक जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका अदा कर सकते हैं। अब देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना हम सबका उत्तरदायित्व है। ठीक है, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी में अंतर क्या है पता है आपको? जिम्मेदारी मतलब हमें यह काम करना है, हमने कर दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई। उत्तरदायित्व क्या है कि जो हमने काम किया है या जो हम काम कर रहे हैं उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा, यह भी हमारा ही कर्तव्य है। मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं उसका परिणाम के उत्तरदायी भी हम हैं, जवाबदारी भी हमारी है। तो हम सबका कर्तव्य है, हम सबका उत्तरदायित्व है कि प्रकृति या प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण, रक्षा और सुरक्षा हम सबको करनी है। प्रकृति के साथ आज जिस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है वह तो दूर नहीं जब हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आने वाली भावी पीढ़ी को हम क्या देंगे यदि सब कुछ अभी हम चाहिए, हमें चाहिए, हम सब भोगना चाहते हैं? आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? उसके लिए भी कुछ सोचना है। ठीक है, तो इसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे, भुगत रहे हैं आज। ठीक है, किस कदर वायु दूषित होती जा रही है, किस कदर जो जहरीले पदार्थ हैं, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषित हो रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कई रोगों से पीड़ित हो रहे हैं हम। ठीक है, एक संवेदनशील नागरिक के रूप में इसे रोकने में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। किस तरह से बेटा? हमारा कर्तव्य है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें, ना तो हम स्वयं वृक्षों को काटें और ना ही किसी अन्य को काटने दें। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। वाहनों का यथासंभव कम प्रयोग करें। जहां कहीं हमें थोड़ी दूरी पर जाना है तो अपनी पद यात्रा से चले जाएं, पैरों के माध्यम से चले जाएं या साइकिल इसका उपयोग करें ताकि वायु प्रदूषण ना हो, जिससे उसके विषैले धुएं से वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। साथ ही पॉलीथीन, फैक्ट्रियों का गंदा पानी, अपशिष्ट पदार्थों और नालियों के गंदे पानी को पवित्र नदियों में ना जाने दें। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रश्न आया है चौथा, मतलब खंड का हमारा हो चुका है पूरा और अब हम आ गए हैं खंड खा पर। बेटा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में लिखना है अनुच्छेद। ठीक है, अब अनुच्छेद क्या है? 5 नंबर की बात है, वही नहीं लेना है। अनुच्छेद जैसे हम निबंध लिखते थे प्रीवियस क्लासेस में और अनुच्छेद अभी भी आपने प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो अनुच्छेद में हमें संकेत बिंदुओं का पालन करते हुए उन्हें लिखना है। अब संकेत बिंदुओं को क्या एक एक करके उनका डिस्क्रिप्शन देना है, यह प्रश्न रहता है आपका। ध्यान से सुन लीजिए। जो भी जैसे देश निर्माण में युवा वर्ग की भूमिका, ये हमारा पहला विषय है, अर्थात पहला टॉपिक है। इसके अंतर्गत क्या क्या बिंदु शामिल है? संकेत बिंदु: देश की अनमोल पूंजी युवा शक्ति, युवा वर्ग में भटकाव की स्थिति, राजनीतिक दलों द्वारा युवाओं का शोषण या और युवाओं को उचित दिशा निर्देश आवश्यक, और अंतिम होता है निष्कर्ष या कंक्लूजन जिसको कहते हैं। ठीक है, अब आपका प्रश्न रहता है कि क्या मैडम हम हर एक को लिखकर उनको डिस्क्राइब करें, हर एक बिंदु को लिखें उसके बाद हम उसका डिस्क्रिप्शन दें? मैं बता देती हूं, ऐसा जरूरी नहीं है,
ऐसा जरूर नहीं है कि आप जब लिखेंगे तो हर एक बिंदु को लिखें फिर उसको डिस्क्राइब करें। आप साथ में इस तरह से संकेत बिंदु लिख सकते हैं, वो तो लिखे ही आएंगे प्रश्न पत्र में, उनको आप उत्तर के साथ शामिल जरूर करें। मेरी बात को गौर से सुनिए बेटा, कि जो भी आपका विषय रहेगा, 3 विषय रहेंगे, उसमें से आपको एक का उत्तर देना है, ठीक है। किसी एक विषय पर 3 आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, उनमें से एक को आपको सॉल्व करना है। तो जो भी आप विषय चूज कर रहे हैं उसको आप लिख लीजिए। जैसे का आपने लिया, देश निर्माण में युवा वर्ग की भूमिका, इसको अच्छे से ब्लैक पेन से लिख लीजिए। साथ ही साथ ये संकेत बिंदुओं को भी उत्तर के साथ ही लिख लीजिए। आप उत्तर डालेंगे ना इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डालिएगा। प्रश्न के स्थान पर क्वेश्चन मत लिखिएगा, उत्तर के स्थान पर आंसर मत लिखिएगा। आपको प्रश्न और उत्तर इस तरह से ही लिखकर आना है, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। जब आप उत्तर नंबर डालेंगे तो उनका ध्यान रखिएगा कि किस तरह से आपने जो भी उत्तर लिखा है, आप ये टॉपिक डाल देंगे, उसके बाद आप बिंदु डाल दीजिए। जो भी बिंदु हैं अच्छे से लिख दीजिए, सभी बिंदु को स्टार करके या बुलेट पॉइंट्स करके इन बिंदुओं को शामिल कर दीजिएगा उत्तर में, और उसके बाद आप कंटिन्यूएशन में भी अपने अनुच्छेद को पूरा कर सकते हैं। समझ में आया कि ऐसा जरूरी भी नहीं है और ऐसा ये भी नहीं कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। आप चाहें तो हर एक संकेत बिंदु को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। हर एक संकेत बिंदु को लिखा और उसकी आपने पंक्तियां लिख दी। और 5 नंबर की बात है तो हमें 2 पेजेस तो लिखने होंगे अपनी आंसर शीट के, ठीक है। दूसरा को लिखा, दूसरे को डिस्क्राइब कर दिया। इफ यू वांट, यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ इन सब को साथ में उत्तर में शामिल कर दिया जाए फिर हम एक साथ लिखें, तो वो भी सही है, वो भी आप कर सकते हैं। किसी तरह के कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर। अब पहला पॉइंट है हमारा, देश निर्माण में युवा वर्ग की भूमिका। ये दी है संकेत बिंदु। निष्कर्ष भी आ सकता है या फिर आ सकता है उपसंहार। उपसंहार मींस भी निष्कर्ष ही होता है, ठीक है बेटा। इसका अर्थ होता है अंग्रेजी में कंक्लूजन। ओके, तो यहां पर जब हम चलते हैं, अब चलते हैं हम खा की तरफ। 3 आएंगे आपके टॉपिक्स, जिसमें से आपको एक को सॉल्व करना है। मैंने देखा है प्री बोर्ड्स में जल्दबाजी में बच्चों ने तीनों लिख दिए थोड़े थोड़े थोड़े। मैडम 5 नंबर के थे ना, इसलिए हमने तीनों थोड़े थोड़े लिख दिए। नो, ऐसा नहीं करना है। 3 में से आपको एक करना है बच्चों, ध्यान से देखिए। दूसरा है साइबर अपराध का बढ़ता आतंक। क्या क्या संकेत बिंदु है? साइबर अपराध क्या है? हैकिंग में मददगार उपकरण, साइबर अपराध से होने वाली आर्थिक हानि एवं अन्य दुष्प्रभाव, साइबर अपराध रोकने के उपाय और निष्कर्ष, ठीक है। चाहे तो आप हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं तो आप टॉपिक लिखिए, उत्तर लिखिए और सबको एक साथ लिख दीजिए। उसके बाद एक साथ आप अपना अनुच्छेद पूरा कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तीसरा बिंदु कौन सा है देखते हैं। जहां चाह वहां राह। क्या है? उक्ति का अर्थ, मतलब सबसे पहले आपको इसका अर्थ बताना है कि क्या है। उसके बाद है सफलता के लिए कर्म के प्रति रुचि और समर्पण भाव। उसके बाद है कठिनाइयों के बीच मार्ग निकालना। आ गया ना उपसंहार। निष्कर्ष और उपसंहार बात एक ही है। क्लियर। अब देखिए, चलते हैं हम अपने अगले उत्तर पर। मतलब उत्तर कैसे आया कि दिए गए 3 अनुच्छेद में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। आंसर शीट की यदि मैं बात करूं जो आपको बोर्ड में दी जाएगी, वो इस तरह की शीट दी जाएगी, मार्जिन रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको यहां से मार्जिन करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से लिखिएगा। यदि बहुत अच्छे से आप 8-9 शब्दों को लिखते हैं एक लाइन में, और शब्द संख्या कैसे गिनी जाती है पता है ना, थे, के, में, है, ये इनको काउंट नहीं किया जाता। तो अच्छे से यदि आप लिखेंगे तो आपके 2 पेजेस में 150 शब्द आ जाएंगे, ठीक है। भूमिका 1 अंक की रहेगी, विषय वस्तु 3 अंक और भाषा 1 अंक। भूमिका क्या है? जो भी आप टॉपिक चूज कर रहे हैं उसको किस तरह से आप लिखेंगे, उसके अंदर, उसके अंतर्गत आप कौन कौन से बिंदुओं को शामिल कर रहे हैं, उसमें क्या मतलब परिचय देना है, आपको इंट्रोडक्शन देना है। विषय वस्तु, जो भी विषय, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उसको आपने कितनी अच्छी भाषा में लिखकर, क्योंकि भाषा 1 अंक की है, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए इतने अच्छे से पूर्ण किया है कि लगना चाहिए कि आपने लिखा है, आप 10वीं कक्षा के बहुत अच्छे छात्र हैं, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं कि जब संकेत बिंदु जो रहते हैं उनका तो पालन करना ही है। यदि हम किसी अनुच्छेद से संबंधित कोई दोहा लिख दें, कोई कोट
या कोई कहावत लिख दें और स्टार्टिंग वहीं से करें तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं हम कि कैसे हमें लिखना है। देश निर्माण में युवा वर्ग की भूमिका। ठीक है, देश निर्माण में युवा वर्ग की भूमिका। किसी भी देश के युवा उस राष्ट्र की अनमोल पूंजी होते हैं। देश का भविष्य उसके निर्माण का आधार होते हैं। विश्व की लगभग 25% आबादी युवा है। ठीक है, युवा वर्ग राष्ट्र विकास के प्रत्येक क्षेत्र में उसका प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होता है, क्योंकि वो ऊर्जा से भरा होता है, एकदम तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, सब कुछ होता है, तो अब उसके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी रहती है। अतः राष्ट्र के भविष्य निर्माण में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। युवावस्था मानव जीवन की चरम ऊर्जावान और उत्साह से परिपूर्ण अवस्था होती है। कहीं भी आप देख लीजिए युवा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा वर्ग के रूप में, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, यूथ डे, पता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये देश के युवाओं में और जोश और उत्साह लाने के लिए उस दिन को युवा दिवस घोषित कर दिया। तो हर एक युवा कहां से, कौन सी एज से कहां तक, जैसे 18 वर्ष तक आ गए आप, 18 वर्ष से उसके बाद 40 वर्ष और 45 वर्ष, ये माना जाता है कि इसमें बहुत अच्छे से ऊर्जा, उत्साह और एनर्जी होती है और अपने कार्य को बहुत ईगरली करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। ठीक है, अगर युवाओं की क्षमताओं का उचित दिशा में उपयोग किया जाए तो वे तेजी से प्रगति करते हैं। ऐसे में किसी भी राष्ट्र को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए युवाओं की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। अतः क्या करना चाहिए? यह परम आवश्यक है कि हमारे देश के युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता समझते हैं ना, क्रिएटिविटी, क्योंकि बहुत क्रिएटिव होते हैं और आजकल के युवा तो रियल में बहुत अधिक क्रिएटिव हैं। उत्साह और दृढ़ संकल्प को उचित मार्गदर्शन और दिशा मिले, युवा शिक्षित हो, साथ ही उन्हें रोजगार, सशक्तिकरण और विकास के समान अवसर प्राप्त हों। किसी भी, ऐसा नहीं वहां जन्म, जाति, धर्म ये सब ना देखा जाए। युवा जिसमें जोश है, जो कर्मठ है, जो जिसके अंदर गुणों की भरपूर मात्रा है, उसको अवसर प्रदान किए जाएं। ठीक है, शिक्षा प्राप्ति के पश्चात रोजगार ना मिलने से कई बार कुछ युवा आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न हो जाते हैं। बेरोजगारी, अशिक्षा या शिक्षित होने के बाद भी यदि उनको कुछ नहीं मिलता तो उनका मन जो है नकारात्मक प्रवृत्ति की ओर चला जाता है। ऐसे में चाहिए कि हर एक युवा को ऐसा कार्य सौंपा जाए जिसको वो अपनी रुचि के अनुसार कर सके और अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। युवाओं का भी यह कर्तव्य है कि वे ईमानदार, परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ हों तथा अपनी प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र के निर्माण के कार्यों में करें। ठीक है, यदि युवाओं की शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी से किया जाए तो वे राष्ट्र को प्रगति के उच्चतम शिखर तक ले जा सकते हैं। ये शक्ति होती है युवा में। ठीक है, ये आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या है दूसरा? साइबर अपराध का बढ़ता आतंक। क्या है साइबर अपराध? सबसे पहले देखा था ना कि उसका हमें अर्थ बताना होगा कि है क्या साइबर, ये देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। इंटरनेट ने जहां मानव को अनेक सुविधाएं दी हैं, एक मैं यहां पर बात बताना चाहूंगी बेटा कि यहां पर शब्द लिखा है इंटरनेट, हिंदी में इसको कहते हैं अंतरजाल। तो जरूरी नहीं है कि आप अंतरजाल लिखें, आप बिल्कुल इंटरनेट लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी आपने देखा था ना कि हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द आ जाने से या किसी भी भाषा में किसी अन्य भाषा के शब्द आ जाने से वो भाषा अधिक समझने योग्य हो जाती है और इससे आसानी से समझा भी जा सकता है और समझाया भी जा सकता है। तो इंटरनेट को आप इंटरनेट हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट ने जहां मानव को अनेक सुविधाएं दी हैं, वहीं उसे साइबर अपराध जैसे आतंक का सामना भी करना पड़ रहा है इंटरनेट के माध्यम से। कैसे? साइबर अपराधी कंप्यूटर वायरस के माध्यम से इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर में संचित सूचनाओं, आंकड़ों और प्रोग्रामों को प्राप्त करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये हो रहा है, बड़ा साइबर अपराध बढ़ रहा है, अथवा उनका दुरुपयोग करते हैं। साइबर अपराध के क्षेत्र में किए गए अध्ययनों से यह पता चला है कि हैकिंग की अधिकतर घटनाएं पूर्व कर्मचारियों के सहयोग से होती हैं,
जो पहले से सीनियर कहते हैं ना, सीनियर कर्मचारी, क्योंकि उनको सब कुछ लेखा जोखा पता होता है, यदि वे नए नए लोगों से ना जुड़े और घर का भेद ना बताएं, कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए विभीषण को, तो ऐसे कई विभीषण होते हैं जिनके कारण बहुत सारे अपराध हो जाते हैं, क्योंकि किसी नए व्यक्ति को क्या पता कहां क्या है। यदि पुराना व्यक्ति उससे नहीं मिलेगा तो नया व्यक्ति खोज नहीं पाएगा। तो यहां पर आती है कि क्या दिया है कि यहां पर जो भी सीनियर कर्मचारी रहते हैं या पुराने जो कर्मचारी रहते हैं उनकी सहायता से ये कार्य हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, साइबर अपराध के क्षेत्र में किए गए अध्ययनों से यह पता चला है कि हैकिंग की अधिकतर घटनाएं पूर्व कर्मचारी सीनियर्स, ठीक है, के सहयोग से होती हैं। वहीं हैकरों को कंपनी के आंकड़ा कोश तक पहुंचा देते हैं। आंकड़ा कोश मतलब क्या है, कौन पहुंचा देते हैं? पूर्व कर्मचारी, सीनियर्स ऑफिसर्स या वर्कर्स। ठीक है, तो यदि वे उनसे नहीं मिलेंगे कुछ धन की खातिर, कुछ पैसों की खातिर, वो सबकी इज्जत, सबका मान सम्मान दांव पर लगा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति होना तो शर्मनाक है, ठीक है, अशोभनीय है। और इसके बाद पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर आदि को चुरा लेना या महत्वपूर्ण आंकड़ों को नष्ट कर देना मामूली बात है। ठीक है, अब देखिए आंकड़ा कोश, जो बैंक, सब कुछ, मतलब सब कुछ चुरा लेते हैं। यहां पर इंटरनेट पर ऐसी अनेक वेबसाइट उपलब्ध हैं जो ऐसे डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराती हैं जो हैकिंग में मददगार भी हैं। तो अब ये इंटरनेट पर ऐसी जो वेबसाइट है उनको हटा दिया जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, इन उपकरणों की सहायता से दूसरे के कंप्यूटरों को जाम किया जाता है, बिल्कुल उनको हैंग कर दिया जाता है, या उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है, या तो उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है या उनको हैंग कर दिया जाता है कि अब कोई उसमें से कुछ देख ही ना पाए कि क्या चल रहा है। साइबर अपराध के माध्यम से आम आदमी से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक को कई बार बहुत अधिक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका में साइबर अपराधियों ने मेलिसा नामक वायरस इंटरनेट पर फैलाकर ईमेल कंपनियों को $8 करोड़ का नुकसान पहुंचाया था। अमेरिका जैसे देश में जो अपने आप में स्मार्ट है, सब कुछ है, उसके बाद भी वहां यह सब हुआ था। साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भारत समेत 9 एशियाई देशों ने वर्ष 2003 में एक सहयोग समझौता किया। इन देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान हेतु वर्चुअल नेटवर्क नामक प्रणाली विकसित की गई। विश्व के अन्य देशों के बीच भी इसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है। इंटरपोल भी साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं वो हम सबको मिलजुल कर उनको समाधान करना पड़ेगा। खास तौर से वो जो व्यक्ति जो सबकी जो पूर्व कर्मचारी हैं या पुराने जो सीनियर वर्कर्स रहते हैं, जो उनके साथ मिलकर अपनी कुछ धन लाभ के लिए सबका मान सम्मान आर्थिक सब किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं, तो इससे बड़ा इंसानियत को हानि पहुंचाने का भला कार्य क्या होगा। ठीक है, तो हमें हमेशा सही या सच्चाई के मार्ग पर चलकर अपना जीवन बिताना है। चलते हैं तीसरे अनुच्छेद की ओर, जो है जहां चाह वहां राह। अब इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल देखिए, यह एक प्रसिद्ध कहावत है कि हमारे अंदर जैसा जज्बा होगा उसी तरह से हम अपने कार्य को अंजाम देंगे। यदि हम एकदम सुप्त अवस्था में रहेंगे, हो जाएगा, कर तो रहे हैं, जो होगा किस्मत ही जाने, भगवान ही जाने, जो लिखा है वो हो जाएगा, यदि इस तरह से हम रोना गाना सा गाता रहेंगे ना, तो कुछ भी हम नया नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम उसी कैटेगरी में शामिल रहेंगे और क्या सोचेंगे ये सब किस्मत की बातें हैं, हम भला क्या कर सकते हैं। नो, हम इंसान हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जहां चाह वहां राह। हमें अपनी जीत निश्चित करनी होगी कि हमें ये करना है और हम करके ही रहेंगे। कहते हैं ना कि जीवन में लक्ष्य निर्धारण बहुत आवश्यक है। जिस तरह से बिना नाविक के नाव को किनारे तक पहुंचाना बिल्कुल असंभव है, ठीक उसी तरह से बिना लक्ष्य के जीवन भी जीना सही नहीं है। तो अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है, एक गोल तय करना है कि मुझे वहां तक पहुंचना है और मैं पहुंचकर ही रहूंगा। चैन से नहीं सोना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का याद कीजिए कोट, सपने वे नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें चैन से सोने ही नहीं देते हैं।
तो इस कदर हमें अपने सपनों के प्रति, इस कदर हमें अपने लक्ष्य के प्रति डिवोटी रहना है, इस कदर से समर्पित रहना है कि जब तक वो हासिल ना हो जाए हमें अपने कदमों को पीछे नहीं हटाना है। तो जहां चाह वहां रहा। एक प्रसिद्ध कहावत है, जहां चाह वहां रहा। इसका तात्पर्य है जब मन में कोई इच्छा होती है, कुछ कर दिखाने की चाहत या अभिलाषा होती है, उसके लिए रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं। यदि व्यक्ति अपने मन में किसी लक्ष्य को पाने की ठान ले तो मार्ग की बड़ी से बड़ी बाधा उसके पथ से विचलित नहीं कर सकती। ठीक है, कहते हैं ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ओके, सफलता पाने के लिए कर्म के प्रति रुचि और समर्पण की भावना होना परम आवश्यक है। रुचि भी होना चाहिए, जो कार्य हम करते हैं ना वो इंटरेस्ट वे में करना चाहिए, नहीं कि किसी ने हमें थोपा है, प्रेशराइज होकर कर रहे हैं तो हम उस कार्य में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। जो कार्य हम करते हैं वो इंटरेस्टिंग वे में होना चाहिए, फिर देखिए क्या तो परिणाम आता है। ठीक है, जो लोग मन में केवल इच्छा तो रखते हैं किंतु उसे पूरा करने के लिए ना तो प्रयास करते हैं और ना ही दृढ़ संकल्प लेकर कार्य के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, वे अपने कार्य में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। कर्म के प्रति समर्पित लोग रास्ते की कठिनाइयों से नहीं घबराया करते। जो भी रास्ते की कठिनाई आएंगी पार करेंगे ना। हम इंसान हैं, परेशानी हमसे बड़ी नहीं होगी, उसके हाथ पैर दिमाग नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। तो बड़े कौन हुए? हम। सफल कौन होंगे? हम। ठीक है, किसी प्रसिद्ध कवि ने कहा है कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या मझधार क्या। यस, जब नाव को छोड़ ही दिया है, कहते हैं ना कि जब ओखली में सिर दिया है तो मूसल से क्या डरना। भाई, जीवन संघर्ष ही है। यदि आप जीवन को सोचें, हे भगवान मुझे कोई मुसीबत ना दे, मुझे कोई परेशानी ना दे, मेरा जीवन बिल्कुल सही चले, मतलब आप जिंदा लाश हैं। क्योंकि जीवन है तो संघर्ष है, जीवन है तो मुसीबत है, और जीवन है तो नए रास्ते हैं, और रास्ते हैं तो मंजिल है। ये सब एक दूसरे पर निर्भर करता है। मार्ग में आने वाली बाधाएं तो मनुष्य को चुनौती देती हैं, और चैलेंज को जिसने स्वीकार किया वो विनर है। उसकी परीक्षा लेती है कि वह अपने कर्म के प्रति कितना निष्ठावान है। बात आई है परीक्षा की, चल रही है परीक्षा आपकी। यहां पर परीक्षाएं, देखो बेटा एक और बात मैं बताऊं कि कोई भी कागज का टुकड़ा हमारे जीवन की दिशा को तय नहीं करता है कि अरे हम फेल हो गए अब हम कुछ नहीं कर सकते, या हम पास हो गए, जो पास हो गए वो कुछ कर पाएंगे, जो फेल हो गए वो नहीं कर पाएंगे। फिर यहां मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात कहना चाहूंगी कि फेल, देखिए स्पेलिंग फेल की यही होती है ना। उन्होंने क्या कहा था? फेल यदि है तो फेल का फुल फॉर्म क्या दिया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, वील डू नॉट अगेन, हम फिर से प्रयास करेंगे। तो जहां कहीं हमें असफलता मिल जाए निराश नहीं होना है, एक और कदम आगे बढ़ाएंगे, एक और कदम आगे बढ़ाएंगे, रास्ता भी खोजेंगे और मंजिल भी मिलेगी। ठीक है, तो परीक्षा, जीवन भी एक परीक्षा ही, कब क्या आ जाए सामने उससे ही तो हमें सामना करना है। ठीक है, वह अपने कर्म के प्रति कितना निष्ठावान है। चुनौतियों के माध्यम से ही कर्मवीरों को कार्य पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। जब नई नई चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं, तो हमें वो नई शिक्षा देकर जाती हैं, नई नई बातें सिखाती हैं। हम बहुत कुछ सीखते हैं हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से। ठीक है, इसलिए कठिनाइयों को मार्ग की बाधा ना समझकर उन्हें मार्ग निर्माण का साधन समझना चाहिए। क्या बात कही है कि जो भी कठिनाई है उन्हें समस्याएं नहीं, उन्हें निर्माण समझ के रखना है कि अच्छा तो अब ये भी होता है जीवन में, चलो अब हम अनुभवी हो गए हैं, नाउ आई एम एक्सपीरियंस्ड, अब मैं कर सकता हूं, आगे और देखते हैं क्या होगा। यदि महात्मा गांधी अंग्रेजी शासन की चुनौती का सामना करते हुए सत्याग्रह के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास न करते तो आज भी हम परतंत्र होते। हर एक स्वतंत्रता सेनानी ने कितनी सारी बाधाओं को पार करके हम सब के लिए खुला आसमान दिया। तो हम क्या अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का हल नहीं निकाल सकते? निकालेंगे और परीक्षा में बहुत अच्छे अंक भी लेकर आएंगे। ठीक है, अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए या किसी भी कार्य के पूर्ति के लिए प्रबल इच्छा शक्ति समझते हैं, विल पावर। जब हमारे अंदर विल पावर रहता है, इच्छा शक्ति रहती है, तो मजाल है हमें कोई झुका सके, मजाल है हमें कोई रास्ते से डिगा सके। खुद पर निर्भर करती है अपनी हार और अपनी जीत। हम ही हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं और हम ही हमारे सबसे बड़े शत्रु भी हैं। अब तय हमें करना है कि हमें मित्रता के साथ अपना जीवन बिताना है या शत्रुता के साथ। किसके साथ? मित्रता के साथ। वेरी गुड। ठीक है,
प्रबल इच्छा शक्ति को मन में धारण करें और कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और लगन के द्वारा उस लक्ष्य को पाने का प्रयास करें, तो निश्चय ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। क्लियर हुआ? इस तरह से जो भी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चों। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, याद कीजिएगा, वीडियो देखिएगा और मन में थोड़ा सा सोचिएगा कि हाँ मैंने पढ़ा था, मैंने सुना था, लाली मैडम ने बताया था। फिर देखिए आप कैसे अच्छी परीक्षाएं जाती हैं आपकी। ओके, चलिए चलें आगे। आ गए हैं हम 5वें प्रश्न पर। क्या कहता है 5वां प्रश्न? फिल्म जगत में बढ़ती हिंसा प्रधान फिल्मों को देखकर युवा मन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा करते हुए किसी प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। अथवा का अर्थ क्या होता है? या तो आपको ये करना है या तो आपको ये करना है। आ गए हैं हम पत्र लेखन भी 5 नंबर का है। अपने आसपास अनेक निरक्षर बच्चों को घूमते हुए देखकर उन्हें साक्षर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अपने इस सराहनीय कार्य की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। आप पहले मुझे आप ये बताइए कि ये दोनों किस तरह के पत्र हैं? कम ऑन, ये लिख रहे हैं हम किसी ऑफिस के संपादक को, एडिटर को, और यहां लिख रहे हैं हम अपने मित्र को। ये है पत्र औपचारिक, वेरी गुड, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल लेटर, ऑफिशियल लेटर। ठीक है, तो ये है औपचारिक पत्र, और मित्र को या सगे संबंधियों को लिखते हैं तो वो होता है अनौपचारिक। ठीक है, एक आ गया हमारा औपचारिक और दूसरा है हमारा अनौपचारिक। क्लियर? ये है हमारा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र में हमें बहुत सारी औपचारिकताओं का पालन करते हुए पत्र को पूरा करना होता है। अनौपचारिक में भाषा बहुत अच्छी लिखनी होती है, औपचारिकताएं ज्यादा नहीं होती हैं, लेकिन हाँ भाषा का तो ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितने अंक विभाजन है, किस तरह से हम पत्र लिखेंगे, वो सब हम अभी देखेंगे। चलें देखिए आगे चलते हैं। दिए गए 2 पत्रों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र लेखन। 120 शब्द। जैसे फिर वही हमारी आंसर बुक पर चलते हैं हम। जो हमारी आंसर शीट रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी। मार्जिन ऑलरेडी दिया जाएगा, आप यहां से शुरू करेंगे। ऑफिशियल लेटर की बात कर रही हूं मैं। फिर यहाँ दिनांक जाएगी, यहाँ विषय जाएगा, यहाँ से आपका शुरू हो जाएगी बॉडी। जब आप लिख देंगे तो फिर आप लिखेंगे धन्यवाद, और यहाँ भवदीय या प्रार्थी। ये है आपके पत्र का फॉर्मेट। ठीक है, दिखाई दे रहा है सब कुछ। तो यहां पर अब चाहे तो आप अपने एक ही पेज में सब कुछ हो जाएगा, आपको दूसरे पेज तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। पत्र की बात कर रही हूं, ठीक है। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा तो अभी छूट रहा है, मैडम क्या करूं, कि हम दूसरे पेज पर जाएंगे तो नंबर कट जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मत सोचिए, आप मत घबराइए। आप दूसरे पेज तक भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप चले ही जा रहे हैं, पत्र को समाप्त ही नहीं कर रहे हैं, फिर तो वो पत्र नहीं अनुच्छेद हो जाएगा। तो पत्र में जो भाषा होती है वो एकदम सटीक होती है। पत्र जब किसी को भी लिखा जाता है और कोई भी जब हमारे पत्र को पढ़ता है तो पत्र को पढ़कर उस सामने वाले व्यक्ति को या ऑफिसर को ये लगे कि आप ही यहां पर हैं, आपका पत्र सब कुछ बयां कर दे कि आप कहना क्या चाहते हैं। क्लियर? चलिए, तो आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं रहेंगी 1 नंबर की। आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं आपकी कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड से ही आपको स्टार्ट करना है। जैसे ये हमने स्टार्ट किया, परीक्षा भवन या जो भी कुछ, ठीक है। फिर हमने दिनांक और विषय लिख दिया, और अंत में लेफ्ट हैंड साइड सब कुछ, स्टार्टिंग भी लेफ्ट हैंड साइड, अंत भी लेफ्ट हैंड साइड। आरंभ तथा अंत की जो औपचारिकताएं हैं वो हमारी 1 नंबर की रहेंगी। अब है विषय वस्तु, 3 अंक की रहेगी बेटा विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या लिखा हमने यहां पर? विषय। ठीक है, अब शुरू हो गए हम, सभी ने नम्र निवेदन है कि मैं ये वो। तो ये जो बॉडी रहती है बीच की, धन्यवाद, विषय के बाद से स्टार्ट करते हैं और धन्यवाद तक, वो 3 नंबर की रहेगी विषय वस्तु। और भाषा हमारी 1 अंक की है कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमने पत्र को पूरा किया है, और आपको इस तरह से 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। चले देखें, आइए। सेवा में संपादक को लिख रहे हैं। सेवा में संपादक हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। विषय औपचारिक पत्र में विषय इज वेरी 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 कंपलसरी,
ठीक है। यदि आप विषय नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर गया समझ लीजिए आपका। तो जो औपचारिक पत्र रहेंगे, जो ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर रहते हैं, उनमें हमें विषय लिखना ही होता है। क्या है हमारा विषय? किशोर वर्ग पर हिंसा एवं अपराध प्रधान फिल्मों के बढ़ते दुष्प्रभावों के संदर्भ में, यह विषय हमारा लगा दिया पूर्णविराम। महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से सरकार और समाज का ध्यान हिंसा प्रधान फिल्मों के युवाओं पर पड़ते दुष्प्रभावों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ठीक है। आजकल सिनेमा जगत में हिंसा प्रधान फिल्में बनाने की होड़ सी लग गई है। दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों से भी समय समय पर उन फिल्मों का प्रदर्शन होता रहता है। ऐसा लगता है कि सरकार का इन पर कोई नियंत्रण ही नहीं रह गया है। युवा वर्ग, यहां तक कि किशोरों और बाल मन पर भी इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, शायद इसकी कल्पना भी कार्यक्रम प्रसारणकर्ताओं को नहीं है। कई बार कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें लूटपाट, चोरी, डकैती और हिंसक घटनाओं का मुख्य कारण इन फिल्मों में दी गई जानकारी रही है। फिल्मों में यह भी दर्शाया जाता है कि किस प्रकार अपराधी आसानी से पुलिस और कानून को चकमा दे देते हैं। यह उचित नहीं है, क्योंकि युवा वर्ग बुराई की ओर जल्दी आकर्षित होता है। अतः इस प्रकार की फिल्मों के प्रसारण पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। आपके विश्वसनीय समाचार पत्र के माध्यम से मेरा सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध है कि वह अपनी नीति में उपयुक्त सुधार कर इन बढ़ती हिंसा प्रधान फिल्मों पर रोक लगाएं, ताकि हमारे देश के किशोर एवं युवा वर्ग इसके भयानक दुष्प्रभावों से मुक्त रह सके। धन्यवाद सहित भवदीय आबासा, गोल मार्केट, नई दिल्ली। कुछ भी लिख सकते हैं, काल्पनिक। ठीक है। यदि विषय में आपका नाम और पता दिया है तो आपको वही फॉलो करना है। यदि आपका विषय में कोई नाम वाम नहीं दिया है तो आप आबासा लिख दीजिए और कोई भी काल्पनिक अपना जगह लिख दीजिए। क्लियर हुआ कि जो भी विषय आपको दिया जाएगा वो आपके पत्र में स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है अनौपचारिक। 203 कमला नगर, काखागा नगर, उत्तर प्रदेश। दिनांक। प्रिय मित्र अभिनव। अपने मित्र का नाम दे दीजिए। यदि वहां दिया है नाम तो वो लिख दीजिए, नहीं दिया है तो काल्पनिक नाम दे दीजिए। सादर नमस्ते। हाँ, और ऐसा मत लिख देना हाय, हिंदी में लिख दिया हेलो मित्र हाय, ऐसा मत लिखना। ये हाय वाय हिंदी के शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमें नमस्कार ही लिखना है। मैं यहां सकुशल हूं और आपकी कुशलता की कामना करता हूं। तुम भी आजकल अपनी परीक्षा की समाप्ति के बाद ग्रीष्म अवकाश का आनंद ले रहे होगे। मित्र, तुमने अपने पिछले पत्र में इस वर्ष के मेरे ग्रीष्म अवकाश के कार्यक्रम के विषय में पूछा था। मित्र, मैंने इस ग्रीष्म अवकाश में अपने निवास स्थान के निकट बसी मजदूरों की बस्ती के निरक्षर बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू किया है। इसी उद्देश्य से मैंने पहले बस्ती के घर घर जाकर बच्चों के माता पिता से बात की और उन्हें सायंकालीन कक्षाओं में अपने बच्चों को पढ़ने भेजने के लिए तैयार किया। इस योजना के कार्यान्वयन में उनकी आर्थिक स्थिति आड़े आ रही थी, जिस कारण वे बच्चों के लिए किताबें, कॉपियां नहीं खरीद पा रहे थे। मेरे इस कार्य में मेरे पिताजी ने मुझे सहयोग दिया और हमने बच्चों के लिए आवश्यक स्टेशनरी, पेन, पेंसिल आदि खरीद कर उन्हें वितरित कर दी। अब बच्चे दिन में अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाते हैं और शाम को मेरे घर पर आकर पढ़ते हैं। ठीक है, अब तक उन बच्चों ने वर्णमाला और गिनती का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मैं बच्चों के लिए कुछ रोचक प्रतियोगिताओं का आयोजन करने की भी तैयारी कर रहा हूं। इस कार्य को करके मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। मित्र, तुम भी इसी प्रकार का कोई कार्य करोगे तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम तथा छोटी बहन सीमा को स्नेह कहना। तुम्हारा अभिन्न मित्र आबासा। पत्र हो गया। कितना अच्छा लिखा है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वे क्या कहना चाहते हैं और पत्र में सब कुछ बयां हो गया है। ठीक है, चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आया है कौन सा? 6वां। आ गए हैं हम विज्ञापन लेखन पर। और विज्ञापन मतलब पता है ना आपको कि ऐसे आकर्षक तरीके से हमें विज्ञापन लिखना है कि पब्लिक हमारी ओर खिंची चली आए। प्रश्न 6वां का मतलब प्रश्न 6वें का खा भी है। अब कितने नंबर के हैं विज्ञापन? 2.5।
2.5 नंबर, ठीक है। तो ये और ये दिया है, तो इसमें से एक कोई करना है बहुत अच्छे से, तब आपको 2.5 नंबर मिलेगा। इसी तरह खा भी आएगा, उसमें भी 2 विज्ञापन है, उसमें से एक करना है। आप ये भूल कर नहीं करना कि का के दोनों कर दें, 2 करने थे तो हमने का के दोनों कर दिए मैडम, क्या पता क्यों हमें कम नंबर मिले। नहीं, का में 2 दिए हैं तो इसमें से भी एक करना है, खा में भी 2 दिए हैं तो उसमें से एक करना है, तब कहीं जाकर आपको 2.5 या 2.5 प्लस 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं। एक 3 बेडरूम वाले मकान को बेचने के लिए उसकी खूबियां बताते हुए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। आकर्षक विज्ञापन के साथ जुड़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विज्ञापन अट्रैक्टिव होना ही चाहिए। यदि विज्ञापन आकर्षक नहीं होगा तो क्यों देखेगा कोई, फिर तो सुन लेगा ना, हाँ हाँ हमने भी सुना है। अथवा आप अपना पुराना कंप्यूटर बेचना चाहते हैं, इससे संबंधित एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। शब्द तो रहेंगे लेकिन चित्र रहेंगे साथ ही साथ। विज्ञापन की विशेषता कि इसमें चित्र रहेंगे, क्योंकि चित्र देखकर ही समझ में आ जाता है कि विज्ञापन किसका है। पढ़ेंगे, कोई पढ़ा लिखा ना हो, अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो वो चित्र को देखकर तो समझे कि है क्या। चलिए चलते हैं खा पर। आकाश कोचिंग सेंटर में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को गणित पढ़ाने हेतु एक योग्य शिक्षक की आवश्यकता है। उसके लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि का और खा में से कोई एक का में से और दूसरा खा में से, ठीक है। दिए गए 2 विषय में से एक संदेश विज्ञापन, ठीक है। विज्ञापन हमें लिखना है लगभग 50 शब्दों में। अंक विभाजन कैसा है बेटा, विषय वस्तु 1 अंक, प्रस्तुति 1 अंक, भाषा हाफ, 1.5 मार्क्स, ठीक है। विषय वस्तु क्या है कि जो विषय आपको दिया है उसको कितने अच्छे से आप डिफाइन कर रहे हैं, कितने अच्छे से आप परिभाषित करते हैं। प्रस्तुति, अट्रैक्शन का तरीका क्या है, क्यों आकर्षित होगी पब्लिक या ऑडियंस आपकी तरफ, आपने चित्र बनाए होंगे। और चित्र बनाने के लिए रंग उपयोग करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत कीजिएगा। बिल्कुल आपका प्रश्न होगा कि क्या मैडम हम विज्ञापन में कलर पेन यूज कर सकते हैं, आंसर इज नो। आपका बोर्ड से जो भी एडमिट कार्ड आया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन यूज करना है। आप यूज कर सकते हैं जेल पेन, लेकिन मैं यहां पर आपको सलाह देना चाहूंगी बेटा कि जेल पेन को साइड में रख दीजिए, बॉल पेन अच्छे वाले यूज कीजिए। और एकदम नए पेन को वहां परीक्षा में ओपन मत करिएगा। जो जिन पेन से आप, क्योंकि एक पेन तो ले नहीं जाएंगे, कम से कम आप 4 पेन लेकर जाइएगा और उसको चलाकर देख लीजिएगा पहले ही, उससे कम से कम 1-2 पेज लिख लीजिएगा, ताकि नए नए पेन जो रहता है ना वो अच्छे से नहीं चल पाता है और फिर हम वहां परीक्षा में, क्योंकि अनुभव के आधार पर मैं आपसे शेयर कर रही हूं, ठीक है। कोई भी एकदम से नए पेन को परीक्षा में यूज नहीं करना है, पहले से उससे थोड़ा सा लिख लेना और कोशिश कीजिए कि सेम पेन आप यूज करें। ऐसा नहीं कि आधा आपने जेल पेन से लिख दिया, आधा आपने बॉल पेन से लिख दिया, आधा ब्लैक से लिख दिया, आधा ब्लू से लिख दिया। नो, ब्लैक पेन फॉर द हेडिंग्स, ठीक है। जो भी आप मुख्य बताना चाहते हैं या चेकर का ध्यान उस वाक्य की ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए ब्लैक पेन से। अब बात आती है विज्ञापन की, चित्र कैसे बनाए मैडम, कैसे अट्रैक्टिव होंगे। ऑफ कोर्स होंगे, पेंसिल रहेगी आपके पास, ब्लू और ब्लैक पेन रहेगा। तो जो भी विज्ञापन आप बनाएंगे सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारी आंसर शीट है उसके अंदर आप एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स इतना सा नहीं होगा, क्योंकि आई हैव सीन इन प्री बोर्ड में बच्चों का मैंने देखा कि जो कॉपी रहती है इतना सा बॉक्स बनाकर इसके अंदर विज्ञापन लिख रहे हैं। नहीं करना है ऐसा। बड़ा पेज है ना, अच्छा बड़ा सा बॉक्स बनाइए, उसके अंदर फिर विज्ञापन लिखिए, ताकि क्लियरली आपके शब्द दिखाई दें और आप जो लिखना चाहते हैं वो हमें, मतलब चेकर्स को समझ में आए। क्लियर हुआ सब कुछ? चलते हैं विज्ञापन की तरफ। देखिए कितना अच्छा है, क्या है, अपने घर का सपना साकार कीजिए। अब यहां पर देखिए, आप कहेंगे मैडम हमें ऐसे चित्र थोड़ी बना पाएंगे। डोंट वरी, सेम नहीं बना पाएंगे लेकिन घर तो बना पाएंगे ना। पेन और पेंसिल से आप शेडिंग दे सकते हैं, ब्लैक और ब्लू पेन से आप जितने अच्छे से बना सकते हैं बनाइए। फिर है आदर्श कॉलोनी आईटी पार्क के सामने मुजफ्फरनगर में एक नवनिर्मित मकान जिसमें 3 बेडरूम, रसोई घर, पूजा घर, 2 शौचालय, 3 बालकनी और सुंदर बगीचा उपलब्ध है। कीमत मात्र 58 लाख। संपर्क करें श्री आबासा शिवालिक नगर, स्टेट हरिद्वार। मोबाइल नंबर। अब क्या क्या दिया है इसमें ये भी देखिए। स्वच्छ एवं शांत वातावरण, चारों ओर हरियाली, देखिए यहां पर हरियाली भी दिखाई दे रही, 24 घंटे बिजली और पानी की सुविधा,
ये है हमारा फ्लैट। तो क्यों नहीं जाएगा, लोग जाएंगे, आकर्षक होंगे आपके विज्ञापन से। यदि विज्ञापन अच्छा दिखाई देगा तो जरूर कांटेक्ट करेंगे। दिए गए नंबर पर क्या लिखा है, 990000 वो लिखी जाता है आगे से, ठीक है। तो ये इस तरह से आप घर से संबंधित आए या नए फ्लैट से संबंधित आए तो कुछ आउटलाइंस बना दीजिएगा कि लगे कि घर है, ठीक है। इस तरह से आपको कितने अंक मिल जाएंगे इस पर, 2.5। जी हाँ, विज्ञापन है 2.5 नंबर का। चलते हैं अगले विज्ञापन की तरफ। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, किस बात की खुशखबरी, क्या नजर आ रहा है यहां पर, कंप्यूटर। यस, मैंने कहा ना आपसे कि यदि आप चित्र बना देते हैं तो सबसे पहली नजर हम लोगों की, किसी की भी, चित्र पर जाती है, फिर पढ़ने जाते हैं हम। तो चित्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विज्ञापन में। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, सस्ता और आधुनिक मॉडल कंप्यूटर अब आपके बजट में। कंप्यूटर केवल 3 माह पुराना है, इसलिए इसकी गारंटी और वारंटी दोनों जारी है। नवीनतम तकनीक से युक्त नया मॉडल, 4GB रैम, 2OGH इंटेल कोर प्रोसेसर, 2TB हार्ड डिस्क। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें, C121 मॉडल 10 नई दिल्ली। मोबाइल ये है, सस्ते दामों पर उपलब्ध, जल्दी कीजिए, मौका हाथ से निकल ना जाए। कुछ इस तरह के आप शब्दों का या लोकोक्तियों का या कुछ ऐसे मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर कुछ स्टार टाइप बना दिया और वहां लिख दिया जल्दी कीजिए, मौका हाथ से निकल ना जाए। तो आकर्षक, अट्रैक्टिव होगा ना, तो जरूर आपको 2.5 नंबर दे देंगे, क्योंकि चेकर भी आकर्षित हो जाएंगे ना आपके विज्ञापन से, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम विज्ञापन बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं, आवश्यकता है एक योग्य अनुभवी गणित शिक्षक की। शैक्षिक योग्यता, संबंधित विषय में MSc B.Ed। कार्यानुभव, कक्षा 10 के लिए विद्यार्थियों को कम से कम 3 वर्ष का गणित शिक्षण का अनुभव। इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं कार्यानुभव प्रमाण पत्र सहित कोचिंग सेंटर कार्यालय में दिनांक 20 अथवा 21 मई 2022 भी लिख सकते हैं आप, को प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक। साक्षात्कार हेतु, साक्षात्कार किसे कहते हैं, इंटरव्यू। साक्षात्कार हेतु संपर्क करें आकाश कोचिंग सेंटर, राजपुर रोड, देहरादून। संपर्क करें 003-435-6593, ठीक है। कुछ भी आप संपर्क सूत्र या मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। और इस तरह से ये हो गए आपके 2.5 नंबर के विज्ञापन। विज्ञापनों को बहुत अच्छे से लिखना है ताकि आपको मिल जाए पूरे 2.5 नंबर, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ, जो कि है 7वां। क्या लिखना है बेटा इसमें, संदेश लेखन। यस, ठीक है, पढ़ते हैं। अपने बड़े भाई को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए। अथवा या फिर ये, अथवा का मतलब समझते हैं ना, या तो आपको ये लिखना है या फिर ये लिखना है। हिंदी दिवस के अवसर पर लगभग 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश लिखिए। दूसरा क्या है, भाई का बहन को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर लगभग 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखिए। इस तरह से कोई भी बधाई संदेश आ सकता है और आपको उसको सिर्फ 40 शब्दों में लिखना है। नंबर रहेंगे इसके भी 2.5, ठीक है, क्योंकि 2.5 नंबर हमें मिलेंगे पहले में से और 2.5 नंबर मिलेंगे हमें दूसरे में से। का और खा प्रश्नों में से दिए गए 2-2 विषयों में से एक संदेश लगभग 40 शब्दों में आपको लिखना है। रचनात्मक प्रस्तुति, रचनात्मक समझते हैं, क्रिएटिव, आप हैं क्रिएटिव सब और बहुत अच्छे से करके आने वाले हैं। 1 अंक, विषय वस्तु 1 अंक, भाषा आधा अंक। इस तरह से आपके 2.5 अंक हो जाएंगे। बधाई संदेश, देखिए अब यहां पर आप जो संदेश लिखते हैं उसमें आप ये ना सोचें कि किस तरफ दिनांक लिखेंगे, किस तरफ हम समय लिखेंगे। मैडम कभी हमको यहां लिखने को कह दिया जाता है, कभी हमको वहां। डोंट वरी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। संदेश लेखन में आपको दिनांक लेफ्ट हैंड साइड और समय राइट हैंड साइड लिखना है आपकी कॉपी के। क्लियर हुआ? और इसको भी आपको अपनी कॉपी के अंदर बॉक्स बनाकर ही लिखना है और उसमें लिखेंगे कि आप कौन सा संदेश लिखने वाले हैं। टॉपिक डालेंगे आप बधाई संदेश, तो आप अपने ब्लैक पेन का यहां पर यूज कर सकते हैं। क्लियर? आदरणीय अग्रज, अग्रज मीन्स क्या होता है, बड़े भाई। अनुज मीन्स छोटे भाई, ठीक है। आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्ति पर हार्दिक बधाई। मुझे आपकी सफलता पर पूर्ण विश्वास था। यह आपके अथक परिश्रम, उत्कृष्ट लगन और निरंतर अभ्यास का ही परिणाम है। हम सबको आपकी इस उपलब्धि पर बहुत गर्व है।
ईश्वर आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करें। आपका अनुज या आपकी अनुजा, अनुज मीन्स छोटा भाई, अनुजा मीन्स छोटी बहन, आबासा, क्योंकि नाम वहां नहीं दिया था इसलिए हम आबासा ही लिखेंगे। ये हो गया आपका संदेश, मिल गया आपको 2.5 मार्क्स। आगे चलते हैं। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। यस, दिनांक 14 सितंबर 2022 लिख सकते हैं आप, प्रातः 8 बजे। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। क्या अर्थ है श्लोकोक्ति का? कि हमारी जो भाषा है, हमारी मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है हिंदी, तो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। जो अपनी भाषा से प्रेम करते हैं समझिए कि वो तो उन्नति के पथ पर जाएंगे ही। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। और हमारी जो भाषा है उसका यदि हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कहीं भी अपनी पहचान नहीं बना सकते हैं, फिर वो हमारे मन में खटकता रहता है। देखिए, हिंदी भाषा की बात थी इसलिए यहां पर हिंदी से संबंधित आपको ये दोहा याद है। हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध ये है, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। हिंदी हमारा गौरव, हमारा अभिमान है, इससे ही हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान है। हिंदी भारत की आत्मा की भाषा है, इसे सम्मान दीजिए, विश्व में आपका नाम बढ़ेगा। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदी। हो गया आपका संदेश, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। रक्षाबंधन पर बधाई संदेश, ठीक है, ये संदेश है, ठीक। दिनांक ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड, टाइम राइट हैंड साइड। चलते हैं। प्रिय बहन, यूं तो बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वे चाहे पास रहें या दूर, लेकिन उनका प्यार कभी कम नहीं होता, बल्कि रोली चावल और कलाई पर बंधी राखी उस रिश्ते को और मजबूत करती जाती है। रक्षाबंधन के अवसर पर हमेशा साथ देने का वादा करता हूं। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं, तुम्हारा भाई प्रदीप। आप चाहें तो सुंदर सी राखी बना दीजिए, कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। अब आप सोचेंगे मैडम ये सुंदर तो लगी नहीं रही है, आई एम जस्ट ट्राइंग। आप सुंदर सी राखी बना दीजिए, लग रहा है कि ये राखी है तो और अच्छा लगने लगेगा कि हाँ ये रक्षाबंधन का ही है। क्लियर? इस तरह से आप अपने संदेश को लिख सकते हैं। और आपका संदेश मतलब क्या? मैसेज, ठीक है, मैसेज भी तो हम करते हैं ना, तो मैसेज को हिंदी में संदेश कहते हैं, यही संदेश लेखन है। और संदेश लेखन को आप इसी तरह से करेंगे, ठीक है। आशा करती हूं आपने ये वीडियो बड़े ध्यान से सुना है, देखा है, समझा है और परीक्षा हेतु अपने आप को तैयार किया है। बेटा, मैं हमेशा आपसे यही कहती रहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहिए। हम आपके लिए लेकर आते हैं बेहतर से बेहतरीन शिक्षा जो आपको सुयोग्य नागरिक बनाएगी, ठीक है। तो अब वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? अच्छा लगने का मतलब यस यू लाइक इट, तो जस्ट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।